Recording in progress. नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आप जो पाना चाहते हैं, वही चीज आपसे दूर चली जा रही है? आप चाहते तो यही है कि आपको करियर में ग्रोथ मिल जाए, लेकिन वहां पर सर्कमस्टेंसेस कुछ ऐसे आ रहे हैं, जहां पर आपकी प्रगति होने की जगह आपकी प्रगति रुक रही है, बाधाएं आ रही हैं। आप चाहते तो यही है कि आपकी बीमारी दूर हो जाए, आप हेल्दी हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आपके शरीर में और भी चैलेंजेज़ आने लगते हैं। वो जो बीमारी अभी चल रही है, वो ठीक होने की बजाय और भी नए चैलेंजेज़ उसमें ऐड ऑन होते जा रहे हैं। आप चाहते तो यही हैं कि आपके रिश्ते मधुर हों। आप जिनके साथ जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, उनके साथ आप अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। उनके साथ एक हार्मोनियस, प्यारपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, लेकिन रिश्तों में वही खटास आ रही है। हो सकता है आपके ऑफिस प्लेस में भी, जहां आप अपने कलीग्स के साथ, अपने सहयोगियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, वहां पर भी आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं। आपके क्लाइंट्स के साथ भी आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, और यही आपकी लाइफ के दूसरे आयामों में भी यही परिस्थिति चल रही है। जबकि आप चाहते तो यही है कि मेरी लाइफ स्मूथली चले, मैं जो भी पाना चाहता हूँ मेरे जीवन में, वो मुझे मिल जाए। मेरे जो लक्ष्य हैं, मेरे जो गोल हैं, उसकी तरफ मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन हो उसका उल्टा रहा है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं भविष्य शाह, लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड इनर वेलनेस एक्सपर्ट, मिरेकल मॉर्निंग क्लब के बुक रीडिंग सेशन में मैं आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। यहाँ पर हम बुक रीडिंग कर रहे हैं जोसेफ मर्फी द्वारा लिखी गई बहुत ही जीवन उपयोगी बुक द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड। उस बुक को पढ़ते पढ़ते हम पहुंच चुके हैं चैप्टर 16 में। तो वहां पर हम यही देख रहे हैं कि हम जो अचीव करना चाहते हैं, हम उसे अचीव क्यों नहीं कर पा रहे। आखिर मेरे से ऐसी कौन सी गलती हो रही है, या फिर मेरे माइंडसेट में ऐसी क्या गड़बड़ चल रही है, कौन सी ऐसी लिमिटिंग बिलीफ्स है मेरे अचीवमेंट्स को लेकर, मेरे गोल के प्रति आगे बढ़ने को लेकर, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। अगर आपको वो क्लैरिटी चाहिए, तो आज का सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, राइट? तो कितने लोग ये क्लैरिटी पाना चाहते हैं, अपने मेंटल ब्लॉक्स को रिमूव करने की टेक्निक जानना चाहते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है, वो रीजन जानना चाहते हैं, और बहुत ही एक्साइटेड हैं अपने गोल को हासिल करने के लिए। अगर एक्साइटेड है तो चैट बॉक्स में टाइप करें EX, यस, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए आगे बढ़ते हैं आज के बुक रीडिंग सेशन में। चैप्टर 16 में हम आधा पहुंच पहुंच चुके थे। कल हम जहां से हम अटके थे, आज वहीं से चालू कर रहे हैं। तो यहाँ पर लेखक और कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे हैं कि कैसे आपके मन में जो नेगेटिव थॉट्स चलते हैं अपनी चीजों को हासिल करने को लेकर, तो वो आपकी आंतरिक भाषा कैसे उसे आपके जीवन में मैनिफेस्ट करने से रोकती है, राइट? तो यहाँ पर जिम एस नामक सेल्समैन का उदाहरण दिया गया है कि उसकी जो आंतरिक भाषा थी नेगेटिव, उसके कारण उसने खुद अपने प्रमोशन को रोक लिया था। चलिए पढ़ते हैं क्या कहते हैं लेखक। तो एक दिन जिम एस नामक सेल्समैन मुझसे मिलने आया। वह अपने सेल्स मैनेजर के कारण परेशान और बहुत बुरी तरह विचलित था। जिम 10 साल से कंपनी में था, लेकिन उसे कभी प्रमोशन या प्रशंसा नहीं मिली थी। उसने मुझे अपनी बिक्री के आंकड़े दिखाए। मैं आसानी से देख सकता था कि वह उस इलाके के अन्य सेल्समैनों के आंकड़े से अच्छे थे। उसका स्पष्टीकरण ये था कि सेल्स मैनेजर उसे पसंद नहीं करता। उसका दावा था कि उसके साथ भेदभाव किया जाता था। सम्मेलनों में मैनेजर उसके सुझावों की खिल्ली उड़ाता था और कई बार तो अपमानजनक व्यवहार भी करता था।
तो जिम की स्थिति पर विस्तार से बात करने के बाद मैंने उसे सुझाव दिया। इसका कारण काफ़ी हद तक उसके भीतर था। मैनेजर के प्रति उसके विचार और विश्वास के कारण ही वह अधिकारी इस तरह प्रतिक्रिया कर रहा था। हम दूसरों के लिए जिस पैमाने का प्रयोग करेंगे, हम पर भी उसी पैमाने का प्रयोग किया जाएगा, राइट? इसीलिए कल के सेशन में हमने ये देखा था कि हम किसी भी व्यक्ति को हम जज नहीं करेंगे, राइट? अगर हम जज करेंगे, तो जिस तरीके से हम उन्हें जज करेंगे, वो भी उसी तरीके से हमें जज करेंगे। तो वो सेम गलती इस सेल्समैन ने यहाँ पर की थी, राइट? तो सेल्स मैनेजर के प्रति जिम का मानसिक पैमाना या अवधारणा यह थी कि वह ओछा, पूर्वाग्रह से ग्रस्त और विरोधी था। जिम के मन में उसके प्रति बहुत ही कटुता और शत्रुता भरी थी, राइट? तो जब किसी भी व्यक्ति को लेकर हमारा माइंडसेट नेगेटिव होता है और फिर उसी व्यक्ति से हम पॉजिटिव व्यवहार की अपेक्षा करते हैं, तो वो कभी होगा नहीं, राइट? तो ऑफिस जाते समय वह रास्ते भर मन ही मन जो विचार सोचता था, उसमें सेल्स मैनेजर की आलोचना, मानसिक बहस, आरोप और निंदा भरी रहती थी, राइट? तो मन ही मन वो उस व्यक्ति के साथ आर्ग्यूमेंट्स करता रहता था, उसको ब्लेम करता रहता था, राइट? और उसके लिए गॉसिप करना मन ही मन गॉसिप करता रहता था, राइट? जिसमें नेगेटिव बातें ज़्यादा थी। तो जिस जिम मानसिक रूप से जो देता था अनिवार्य रूप से, उसे भी वही वापस मिलता था, यस और नो। तो अगर आप किसी से मुँह से नहीं बोल रहे हो, लेकिन मन ही मन उसको गालियाँ दे रहे हो, मन ही मन उसे क्रिटिसाइज़ कर रहे हो, मन ही मन उसे ब्लेम कर रहे हो, तो वो उस व्यक्ति तक एनर्जी लेवल पर जाता ही है, क्योंकि वही आपसे रेडिएट हो रहा है, राइट? तो फिर वो व्यक्ति कभी आपके साथ ठीक से व्यवहार नहीं करेगा। जबकि कॉन्शियसली आप चाहते क्या हो? कि उस व्यक्ति के साथ मेरे रिश्ते ठीक हो जाए, वो व्यक्ति मेरे साथ ठीक से बर्ताव करे। तो उसके लिए शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी? अपने भीतर से करनी पड़ेगी, राइट? उसके प्रति जो अपना नज़रिया है, दृष्टिकोण है, सोचने का तरीका है, उस पर काम करके उसे पॉज़िटिव बनाना पड़ेगा, राइट? तो आगे बताते हैं लेखक हमारी बातचीत के खत्म होने तक जिम को एहसास हो गया था कि उसकी अंदरूनी भाषा बहुत विनाशकारी थी। उसके खामोश विचारों और भावों की शक्ति तथा गहनता जिनसे वह सेल्स मैनेजर की मानसिक निंदा और बुराई करता था, उसके अवचेतन मन तक पहुंच गई। इसी कारण उसे अपने बॉस से नकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती थी। इसके अलावा अन्य व्यक्तिगत शारीरिक और भावनात्मक विकृतियां भी उत्पन्न कर ली थी, राइट? तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जब भी हम नकारात्मक सोच रखते हैं किसी भी व्यक्ति के प्रति, तो वो रेडिएट तो हमारे भीतर से ही हो रहा है ना। अगर हमारे अंदर किसी के भी प्रति जेलसी है, क्रिटिसिज्म है, उसके प्रति किसी भी प्रकार का नकारात्मक भाव है, उसके लिए गुस्सा भर के रखा है मन में, उसके लिए नफरत भर के बैठे हैं मन में, तो वो भाव जो है वो पहले उत्पन्न कहाँ होगा? वो हमारे भीतर उत्पन्न होगा, राइट? तो अगर वो मेरे भीतर उत्पन्न हो रहा है, तो उसका इम्पैक्ट सबसे पहले मेरे ऊपर आएगा कि नहीं आएगा? जैसे ही नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं, हमारा बॉडी सर्वाइवल मोड में चला जाता है। जिससे होता क्या है? पॉजिटिव हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होना बंद हो जाते हैं और कार्टिसोल, एड्रेनालिन जैसे हार्मोन सीक्रेट होना शुरू हो जाते हैं, राइट? क्योंकि प्रकृति जो है वो हमें बचाना चाहती है, राइट? पहले के ज़माने में कार्टिसोल और एड्रेनालिन तब रिलीज़ होता था, जब आदि मानव शिकार के लिए जाता था और उसके सामने कोई ऐसा जानवर आ जाता था, मान लो कि बाघ आ गया, तो उससे बचने के लिए हमारी सर्वाइवल मैकेनिज्म जो है वो एक्टिवेट हो जाती थी और पूरा फोकस बॉडी को बचाने के ऊपर कर देता था हमारा माइंड, और उसकी वजह से वो एड्रेनालिन या फिर नेगेटिव हार्मोन कहे,
कार्टिसोल, उसको रिलीज करने लगता था, राइट? लेकिन अब तो जंगल रहे नहीं, ना ही बाघ है। अब वो बाघ कौन बन गया है? हमारा बॉस, हमारी काम वाली बाई, हमारा क्लाइंट, हमारा प्रोजेक्ट। उसने उस बाघ का रूप धारण कर लिया है। और हमने शुरुआती चैप्टर्स में देखा था कि हमारा माइंड ये डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है कि आप जो सोच रहे हो वो रियल है या इमेजिनरी। अगर आप इमेजिनरी भी वो सोच रहे हो तो वो उसे भी सच मानकर उसी तरीके के हॉर्मोन्स को सीक्रेट करेगा, राइट? हमने वो लेमन वाला एक्सपीरियंस भी किया था एक सेशन में, कि आंखें बंद करके इमेजिन किया कि मेरे मुंह में मैं नींबू नींबू निचोड़ रही हूँ, तो आपका मुंह खटास से भर गया। अभी भी देखो, ये सुनकर भी किसी कितने लोगों के मुंह में सलाइवा एक्टिव हो गई, खटास का अनुभव हुआ, जबकि आपने नींबू को चखा नहीं है। लेकिन ये सुनते ही वो ग्लैंड आपकी एक्टिवेट हो गई, सलाइवा ग्लैंड, और उसने वो खटास का अनुभव आपके जीवा पे कराना शुरू कर दिया। वो सेम थिंग होती है जब हम नकारात्मक सोचते हैं, किसी के भी लिए, किसी के भी प्रति। तो जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, चाहे वो मन ही मन क्यों ना करें, जरूरी नहीं है कि वो मन मुंह से बोला जाए। अगर मन में नेगेटिव थॉट चल रहे हैं तो आपके मन की आवाज आपका सबकॉन्शियस सुन रहा है, आपके सबकॉन्शियस पे उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, और उसके अकॉर्डिंग हॉर्मोन्स आपका बॉडी सीक्रेट कर रहा है। और अगर बैकएंड में वो कैसेट कंटिन्यूअसली रन हो रही है तो दिन भर में नेगेटिव हार्मोन सीक्रेट होते रहेंगे, फिर हैप्पी हार्मोन सीक्रेट बहुत कम होंगे, जिससे आपकी इम्यूनिटी बहुत ही इम्पैक्ट होगी, और फिर आप अलग अलग बीमारियों को अट्रैक्ट कर लेंगे अपने जीवन में। फिर आप बोलेंगे, मैं तो हेल्दी लाइफस्टाइल जीता हूँ, रोज योग प्राणायाम एक्सरसाइज भी करता हूँ, हेल्दी डाइट लेता हूँ, लेकिन फिर भी मेरे शरीर में बीमारी है, फिर भी मेरी इम्यूनिटी लो है। क्यों? क्योंकि बाकी सारी चीजें बाहर है, एक्सरसाइज बाहर है, डाइट बाहर है, और हमारा जीवन इनसाइड आउट है, आउटसाइड इन नहीं है। अगर इनसाइड आपका माइंडसेट गलत है, आपका माइंडसेट नेगेटिव है, दिन भर नेगेटिव बातें चलती रहती है, तो बाहर आप कुछ भी कर लो, अगर भीतर से वो सारी चीजें ठीक नहीं की तो फिर उसका असर इतना होगा नहीं। आप कितना भी एक्सरसाइज कर लो, वेट लॉस हो जाएगा, लेकिन आपके पेट के ऊपर जो चर्बी है वो कम नहीं होगी, क्योंकि कार्टिसोल जो एक्स्ट्रा रिलीज होता है वो वहीं पर जमा होता है, आपके पेट के, वो मध्य प्रदेश है आपके शरीर का, वहां पे वो चर्बी जमा होती है। जबकि आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो, आपने डाइट को भी हेल्दी बना लिया है, तो फिर ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण वो बेली फैट जा नहीं रहा? क्योंकि वो बेली फैट आपके डाइट के कारण नहीं आया है, वो आपकी सोच के कारण आया है। सोच बदल लो, बेली फैट अपने आप रिड्यूस होना शुरू हो जाएगा। उसका अर्थ ये नहीं है कि योग प्राणायाम एक्सरसाइज छोड़ देना है, हेल्दी डाइट छोड़ देना है, कल से लेजी हो जाना है कि अगर एक्सरसाइज से नहीं होता है, हेल्दी डाइट से नहीं होता है, तो मैं क्यों उसको फॉलो करूं? नहीं, उसका भी रोल है। खाना भी आप किस प्रकृति का खाते हो उसका भी इम्पैक्ट होता है बॉडी पे। आप सात्विक फूड खाते हो, राजसिक फूड खाते हो या तामसिक फूड, उसका भी इम्पैक्ट है। सारी चीजों का अपना इम्पोर्टेंस है, उसको निग्लेक्ट नहीं करना है, लेकिन सारी चीजों को पैरेलल चलाना है। आप हेल्दी डाइट को भी फॉलो करें, हेल्दी लाइफस्टाइल को फॉलो करें, योग प्राणायाम एक्सरसाइज भी करें, उसके साथ साथ अपने माइंडसेट को भी पॉजिटिव रखें, अपने मन को शांत रखें, तब जाके उसका इम्पैक्ट आएगा। क्लियर?
अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर। चलिए, थैंक यू। राइट। तो जिम को क्या प्रार्थना दी लेखक ने? आइए पढ़ते हैं। तो मेरे आग्रह पर जिम नीचे दी गई प्रार्थना बार बार दोहराने लगा। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। मैं ही ब्रह्मांड में एकमात्र चिंतक हूँ। मैं ही इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूँ। मेरे सेल्स मैनेजर उस तरीके से उस तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है जिससे मैं उनके बारे में सोचता हूँ। मैं किसी भी व्यक्ति, स्थान या चीज को मुझे चिढ़ाने या विचलित करने की शक्ति नहीं देता हूँ। मैं अपने बॉस के लिए सेहत, सफलता, मानसिक शांति, खुशी की कामना करता हूँ। मैं सच्चे दिल से उनका भला चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि सभी मामलों में उन्हें देवी मार्गदर्शन मिलेगा। राइट। तो अगर आपके बॉस से आपके रिश्ते बिगड़े हुए हैं, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन वो अप्रिशिएशन नहीं मिल रहा, वो रिवार्ड नहीं मिल रहा, प्रमोशन नहीं हो रहा, तो इस प्रार्थना के जरिए अपने माइंडसेट को ठीक कर लो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और जो भी लोग आपके नजदीकी पहचान में हैं, जो इस फील्ड में स्ट्रगल कर रहे हैं कि बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा, उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, उनको ये सिखा दो, उनके साथ ये शेयर कर दो, ये स्क्रीनशॉट। राइट। कितनी पावरफुल ये प्रार्थना है। मैं ही इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ कि मैं अपने बॉस के बारे में क्या सोचता हूँ। राइट। तो यही चीज आपके दूसरे रिश्तों में भी लागू होती है। अगर आपकी सास के साथ आपके रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो आप अपनी सास के बारे में क्या सोचती हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ आप जिम्मेदार हैं। यही प्रार्थना आप उनके लिए भी करके देखो। आप उनके लिए सेहत और शांति, उनकी प्रगति की कल्पना करके देखो, कामना करके देखो। फिर थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे उनके व्यवहार में बहुत ही सकारात्मक चेंज आया है। आपके प्रति उनका सोचने का नजरिया बदला है। क्यों? क्योंकि आपने ब्लैक बॉल फेंकना बंद कर दिया उनके लिए। जो भी नेगेटिव थॉट है वो ब्लैक बॉल है। जैसे ही आपने उनके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दिया, उनके लिए पॉजिटिव प्रार्थना करना शुरू कर दिया, उनके बारे में जो आपकी नकारात्मक सोच चल रही थी, उसने मुझे ये ताना कैसे दे दिया, उसको लेकर दुखी होने का जो आपका बर्ताव था या फिर जो आपका एटीट्यूड था, उस एटीट्यूड से आप बाहर आ गए और आपने ये पावरफुल अफर्मेशन खुद को दे दिया कि मैं मेरी सास को मुझे हर्ट करने का अलाउंस नहीं देती हूँ। उनकी कोई कही गई कोई भी बात से मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो जो बोल रही है मेरे बारे में वो सनातन सत्य नहीं है। अगर वो बोल रही है कि तुम एक लेज़ी बहू हो, तो आप जानते हो कि आप लेज़ी नहीं हो। आप घर का सारा काम कर रहे हो, सबको सँभाल रहे हो, आप बहुत कुछ एडजस्टमेंट कर रहे हो। तो उनकी बातों को सच मानने का क्या पॉइंट है? आपको ये प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है कि आप लेज़ी हो, नहीं हो। आपको किसी को भी कुछ भी प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ स्वीकार करने की ज़रूरत है कि मैं यही हूँ और मैं अपने आप को ग्रो करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए जो भी हो सकता है, मैं जेन्युइनली वो कर रही हूँ।
और वो करना भी है। लेकिन उसके लिए आपके मन में जो भाव है, वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए। आप इसलिए अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर रहे हो, क्योंकि कोई किसी व्यक्ति ने आपको ताना दिया। नो, आप इसलिए इम्प्रूव कर रहे हो, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट करने में आपको अंदर से खुशी महसूस होती है। आप खुद वो इम्प्रूवमेंट चाहते हैं। वो जो प्रेशर आ रहा है, वो आपके भीतर से आ रहा है, कोई बाहरी दबाव नहीं है आपके ऊपर उसके लिए। ये बहुत सूक्ष्म है, इस चीज़ को समझ लेना। आपको करोड़पति इसलिए नहीं बनना है, क्योंकि आपका किसी करोड़पति रिश्तेदार ने आपको पैसों का रौब जमा कर आपका इंसल्ट कर दिया था। उसको दिखाने के लिए पैसा नहीं कमाना है आपको। पैसा कमाने के लिए आपका जो गोल है, वो बहुत सकारात्मक होना चाहिए। कंट्रीब्यूशन गोल होना चाहिए, राइट? तो जो भी आप करना चाहते हो, उसके पीछे आपका इंटेंशन सही होना चाहिए, आपके विचार सही होने चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे? अगर आप बार-बार किसी व्यक्ति के व्यवहार से हर्ट हो रहे हो और आप दिल से ये चाहते हो कि उसका व्यवहार आपके प्रति बदल जाए, वो अच्छे से व्यवहार करे, आपकी सास आपको ताना देने की जगह आपको एप्रिशिएट करें, ये आप चाहते हैं, तो अभी आप अपनी सास के बारे में सोच क्या रहे हो? उनके लिए आपके माइंड में बिलीव क्या है कि ये तो कैसी है? आपकी सास कैसी है? अगर मैं पूछूँ, तो उसका जवाब क्या होगा? यही तय करेगा कि उनके साथ आपका रिश्ता कैसा रहेगा, राइट? तो जैसे जिम ने अपने बॉस के प्रति अपना दृष्टिकोण चेंज किया, अपने विचारों में पॉजिटिव परिवर्तन किया, ये असरकारक, बहुत ही पावरफुल ये जो प्रार्थना लेखक ने दी है, उसको बार-बार दोहराते हुए, तो क्या हुआ? देखें आगे? चलिए। उसने यह प्रार्थना धीरे से, शांति से और भावना से दोहराई। वह जानता था कि उसका मस्तिष्क एक बगीचे की तरह है। वह उस बगीचे में जो भी बोता है, उसे उसी तरह के फल मिलेंगे। मैंने उसे सोने से पहले मानसिक तस्वीरें बनाना भी सिखाया, विजुअलाइज़ेशन करना सिखाया। उसने कल्पना की कि बॉस उसके अच्छे काम पर उसे बधाई दे रहे थे, उत्साह से उसकी प्रशंसा कर रहे थे और यह टिप्पणी कर रहे थे कि ग्राहक उसकी कितनी तारीफ करते हैं। उसने इस कल्पना में वास्तविकता के रंग भी भरे। उसने बॉस के हाथ की पकड़ महसूस की, काइनेस्थेटिक यहाँ पे आया, फीलिंग, उनकी आवाज का विशेष अंदाज सुना और उनकी मुस्कुराहट भी देखी। उनके मुख पर जो भाव थे, हाव-भाव थे, उनको भी विजुअलाइज़ किया। तो उसने सर्वश्रेष्ठ नाटकीयकरण करके एक सच्ची मानसिक फ़िल्म बना ली। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट? तो इमेजिनेशन में हम इस तरह की मेंटल मूवी अगर बना लेते हैं और उसको रिपीटेडली जो देखते रहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उसे धीरे-धीरे सच ही मानने लगता है। तो हर रात को वह इस मानसिक फ़िल्म को देखता था और जानता था कि उसका अवचेतन मन ही यह ग्रहणशील माध्यम है, जिस पर उसकी चेतन कल्पना प्रभाव छोड़ेगी। और इस प्रक्रिया से, जिसे हम मानसिक और आध्यात्मिक परासरण, ऑस्मोसिस मान सकते हैं, उसके अवचेतन मन पर धीरे-धीरे असर हुआ। इसकी अभिव्यक्ति अपने आप सामने आई। जिम के सेल्स मैनेजर ने उसे सैन फ्रांसिस्को फ़ोन करके बधाई दी और डिवीज़न सेल्स मैनेजर पद पर प्रमोशन भी कर दिया। तो 10 साल से जो प्रमोशन रुका हुआ था, अपने बॉस के प्रति अपने नज़रिया नेगेटिव रखने के कारण, सिर्फ़ इसी टेक्निक से उसने इस चीज़ को सॉल्व कर लिया और उसने प्रमोशन पाया। इससे उसकी ज़िम्मेदारियाँ और तनख्वाह भी काफ़ी बढ़ गई। जब जिम ने बॉस के बारे में अपनी अवधारणा और आकलन को बदल दिया, अपने एटीट्यूड को चेंज कर दिया, तो उसके अवचेतन मन ने यह सुनिश्चित किया कि उसका बॉस उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करे, राइट?
तो आपके जीवन में ऐसी कौन-सी व्यक्ति है, जो आप चाहते हैं कि आपके अनुरूप प्रतिक्रिया करें? तो एनालिसिस करो कि अभी उनके लिए आपके मन में सोच क्या चल रही है। जैसे ही वो सोच बदलोगे, उसके अनुरूप प्रतिक्रिया उनकी तरफ से आने वाली है, गारंटीड। राइट? तो उसके लिए करना क्या होगा? हमें भावनात्मक रूप से मैच्योर बनना पड़ेगा। कोई दूसरा चाहे, जो भी कहें, वह आपको तब तक सचमुच नहीं चिढ़ा सकता, जब तक कि आप उसे विचलित करने की अनुमति ना दें। वो अलाउंस नहीं देना है किसी को भी। दूसरा व्यक्ति आपको एक ही तरीके से विचलित कर सकता है और वह है आपके अपने विचार द्वारा। अगर आप गुस्सा होते हैं तो आपको 4 अवस्थाओं से गुजरना होता है। आप सोचने लगते हैं कि क्या कहा गया? आप गुस्सा होने और गुस्से का भाव पैदा करने का फैसला करते हैं। फिर आप काम करने का फैसला करते हैं और शायद आप पलटकर जवाब देते हैं और उसी तरह की प्रतिक्रिया करते हैं। विचार, भावना, प्रतिक्रिया और क्रिया आपके अपने मस्तिष्क में होती है। इस लाइन को अंडरलाइन कर लो, हाइलाइट कर लो हाइलाइटर से। अपने जर्नल में लिख लो। आज ये रियलाइजेशन कर लो, ये लेसन ले लो कि मुझे कोई तब तक विचलित नहीं कर सकता, मेरे माइंडसेट को तब तक खराब नहीं कर सकता, जब तक कि मैं उसे विचलित करने की अनुमति ना दूँ। तो भावनात्मक रूप से परिपक्व बनने का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप स्वाभाविक लेकिन बचकानी प्रवृत्ति से परे हो जाएं। इसका मतलब है कि आप दूसरों की आलोचना और द्वेष पर नकारात्मक प्रतिक्रिया ना करें। कोई भी अपनी आलोचना या अपमान को पसंद नहीं करता है। तो बहरहाल हम में यह चुनने की क्षमता होती है कि हम घटना पर कैसी प्रतिक्रिया करें। तो मैच्योर सिलेक्शन इम्पोर्टेंट है। तो जब हम मैच्योर सिलेक्शन करते हैं, परिपक्व चुनाव, तो वह नकारात्मक प्रतिक्रिया करने से बचाता है हमें। नकारात्मक प्रतिक्रिया करने का मतलब घटिया आलोचना के स्तर तक उतरना और सामने वाले के नकारात्मक माहौल में पहुंचना है। तो क्या करना है? जीवन में अपने लक्ष्यों को याद रखना है और किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को ये अनुमति ना दें कि वह आपको शांति और सेहत के आंतरिक एहसास से दूर कर दे। चलिए अभी के अभी लिखे सभी लोग अपने जर्नल में, अभी के अभी लिखो, मैं किसी भी व्यक्ति, स्थान या वस्तु को मेरी शांति और सेहत के आंतरिक एहसास को दूर करने की अनुमति नहीं देता हूँ। कोई भी चीज, कोई भी व्यवहार, कोई भी परिस्थिति मेरी मानसिक शांति को भंग नहीं कर सकती। अगर ये अलाउंस अभी आपने दिया हुआ है किसी को, कोई भी हो सकता है, वो अलाउंस अभी के अभी मैं वापिस लेता हूँ। जो भी व्यक्ति है, आपको पता है आपके जीवन में वो कौन है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सबके जीवन में होंगे, कोई ना कोई तो होगा। वो आपका जीवन साथी हो सकता है, वो आपके इन-लॉज़ हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपके ऑफिस में काम करने वाले आपके सहयोगी हो सकते हैं, आपका टीम मेंबर भी हो सकता है, आपका ग्राहक भी हो सकता है। कई बार ग्राहक भी कुछ भी बोल देते हैं, राइट? तो मैं हर परिस्थिति में शांत और
शक्तिशाली रहने का चुनाव करता हूँ। हो गया उसका एंटीडोट? क्योंकि हमने पहले भी देखा था कि नो और नहीं का मतलब नहीं समझता है सबकॉन्शियस माइंड। एंड आई अलाउ ओनली पॉजिटिव एंड कंस्ट्रक्टिव मैटर्स। हो गया एंटीडोट? मैं अलाउंस नहीं देता हूं, बराबर? ये तो हमने बोला, तो ना और नहीं का अर्थ नहीं जानता है सबकॉन्शियस, तो फिर उसका ऑपोजिट क्या होगा? वो लिखो। वहां पे भी आप अपने तरीके से शब्दों का चुनाव कर सकते हैं। मैं शांति, सेहत और आत्मविश्वास का चुनाव करता हूं। कई बार कुछ जगहें भी आपको ट्रिगर करती है, राइट? कई बार ऐसा होता है, जिस रेस्टोरेंट में बैठकर आपके एक्स ने ब्रेकअप किया था, जब वो रेस्टोरेंट में चले गए तो वो मेमोरी ट्रिगर हो गई वहां पर, और फिर वो पीड़ा फिर से हावी हो गई आपके ऊपर कि मेरा ब्रेकअप हो गया था, मैं दुखी हो गया था। तो वो जगह भी ट्रिगर कर सकती है, राइट? तो उस जगह से भी वो अलाउंस वापस ले लो। जिन जगहों के साथ आपकी नेगेटिव मेमोरीज पड़ी हुई है, उन जगहों के साथ जो नेगेटिव मेमोरीज का एसोसिएशन है, उसको ब्रेक करना होगा, तोड़ना होगा। उसके लिए एनएलपी की टेक्निक लगेगी, वो एक अलग सब्जेक्ट है। डिसएसोसिएट कराते हैं हम वहां पर उसको। लेकिन पहले उसके लिए आपके मन में वो रेडीनेस तो होनी चाहिए ना, कि मुझे इससे निकलना है। एक्स अब एक्स ही हो चुका है भाई, तो उसे अभी वर्तमान में लेकर दुखी क्यों हो रहे हो? एक्स मतलब गया, तो गया, छोड़ दो ना उसको, पकड़ के क्यों रखा है आपने? वो तो छोड़ के चला गया, आपने क्यों पकड़ के रखा? आपने अभी भी क्यों अलाउंस दिया हुआ है कि उसको याद करते हो और आप दुखी हो जाते हो? एक बार याद रखो दोस्तों, जब तक आप पुरानी चीजों से अपने माइंड को खाली नहीं करोगे ना, वहां पर नई चीजें नहीं आ सकती है, राइट? और कई बार आप ऐसे ही पार्टनर को, एक और पार्टनर को अट्रैक्ट कर लेते हो। जो हमने एक सेशन में, वो शीला जी जिन्होंने 3 बार शादी की थी और तीनों ही बार सेम कैरेक्टर वाले पति मिले थे उनको। तो माइंडसेट को ठीक कर लो। उस रिलेशनशिप में जो ब्रेकअप हुआ, वहां पर आपने लर्निंग्स क्या मिली आपको? उस लर्निंग्स को लेना है। आपने लेसन को मिस कर दिया, तो बार बार ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे जब तक आप लेसन नहीं लोगे। तो कोई भी परिस्थिति आए, ब्रेकअप हो गया, तो इस ब्रेकअप से मुझे लाइफ लेसन क्या लेना है, इस भाव में आ जाओ, तो आप न्यूट्रल हो जाओगे। तो सबसे पहले तो आप जो दर्द महसूस कर रहे थे ब्रेकअप का, वो दर्द काफी कम हो जाएगा कि इस परिस्थिति में मेरा लाइफ लेसन क्या है। कई बार जब लेसन नहीं लेते हैं और सेम ऐसे लोग फिर से अट्रैक्ट कर लेते हैं, तो जनरलाइज कर देते हैं, सारी लड़कियां बेवफा होती है, सारी लड़कियां पैसों के पीछे भागती हैं, सारे लड़के हवसखोर होते हैं।
उनको सिर्फ सेक्सी चाहिए। ये सारा जनरलाइज है, सनातन सत्य नहीं है। वो आपका अपना नजरिया है, परसेप्शन है और कुछ नहीं। आपको सिर्फ दो लोगों ने छोड़ा है, धोखा दिया है दो लोगों ने। दुनिया के बाकी सारे लोग धोखेबाज नहीं है। और आपने तो जनरलाइज कर दिया कि सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, सारी लड़कियां ऐसी ही होती है। अगर ये बिलीफ पाल के बैठे हो तो सबसे पहले उसको कैंसल कैंसल डिलीट करके उसमें से बाहर निकलो। नहीं, क्या ये सनातन सत्य है? नो। पूछो अपने आप से। तो जो भी है, उस व्यक्ति ने आपको कुछ हैप्पी मेमोरी भी दी थी, आपके एक्स ने, तो उसके लिए ग्रेटफुल रहें। तुमने मुझे जो लाइफ लेसन दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। मैंने लर्न कर लिया है। और अब मैं एक सकारात्मक माइंडसेट वाले, मेरी जैसी सोच रखने वाले एक प्यारे से दोस्त को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहा हूं या कर रही हूं। तो जो पुराना घाव था पहले उसको भरना पड़ेगा, वहां से बाहर निकलना पड़ेगा पहले। मुझे ये बताओ कि ये जो ग्लास है, मान लो मेरे पास ये ग्लास है, उसमें अभी कीचड़ भरा हुआ है। उसको साफ किए बगैर मैं ऊपर से कितना भी गंगा जल डालूं, क्या वो शुद्ध रहेगा? क्या उस गंगा जल के अंदर वो जो नीचे कीचड़ पड़ा है वो उसे मटमैला करेगा कि नहीं करेगा? उसकी इम्प्रिंट रहेगी कि नहीं रहेगी? जब नए रिश्तों में आप जाओगे तो वो संशय आएगा कि नहीं आएगा? कि फिर से कहीं ये भी मुझे मेरे साथ ये ना कर ले, ये वाला डाउट, ये फियर आएगा कि नहीं आएगा? और अगर इस एनर्जी के साथ आप अगले रिलेशनशिप में आगे बढ़ने जा रहे हो तो डेफिनेटली आप उसी चीज को अट्रैक्ट करोगे। और जब वो दोबारा होगा तो आप बोले, आप फिर उसके ऊपर आप सिक्का लग गया फिर तो, और भी वो पैटर्न गहरी हो गई। मुझे पता था सारे लड़के ऐसे ही होते हैं, लड़कियों को यूज करते हैं। अपना मतलब निकल जाता है तो फिर चले जाते हैं छोड़ के। सारे लड़के फ्लर्टी होते हैं। ये जनरलाइज कर दिया था आपने, फिर जनरलाइज करना शुरू कर दोगे आप, एक जनरल बिलीफ। और फिर इसी बिलीफ के साथ जब आप आगे शादी करोगे तो आपको क्या लगता है, आपके जीवन साथी के साथ आपके रिश्ते मधुर रहेंगे? नो। तो पहले अपना नजरिया, अपना माइंडसेट ठीक करो भाई। क्लियर? अगर क्लियर हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करो क्लियर, तो हम आगे बढ़े। तो सद्भावनापूर्ण मानवीय संबंधों में प्रेम का अर्थ क्या है? मनोविश्लेषण के संस्थापक और मनोविज्ञान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले सिगमंड फ्रॉइड, सारे साइकोलॉजी के फील्ड में काम करने वाले सिगमंड फ्रॉइड को पढ़ते हैं। मैंने भी पढ़ा है। तो सिगमंड फ्रॉइड ने कहा था कि अगर व्यक्तित्व के पास भूमि का प्रेम ना हो तो यह बीमार हो जाता है और मर जाता है। प्रेम में दूसरे व्यक्ति में मौजूद देवी अंश के लिए समझ, सद्भावना और सम्मान शामिल है। आप जितना ज्यादा प्रेम और सद्भावना प्रवाहित करेंगे उतना ही ज्यादा आपके पास लौट कर आएगा। तो अगर आप किसी के अहम को चकनाचूर कर देते हैं और उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं तो आप उसकी सद्भावना नहीं पा सकते। ये जान लें। हर व्यक्ति चाहता है कि उसे प्रेम किया जाए और उसकी प्रशंसा की जाए। हर व्यक्ति को दुनिया में महत्वपूर्ण समझे जाने की जरूरत है, सिग्निफिकेंस चाहिए सभी को। तो एहसास रखें कि सामने वाला व्यक्ति अपने सच्चे महत्व के बारे में सजग है, वो अवेयर है उसके लिए।
और आप ही की तरह वह भी महसूस करता है कि सभी लोगों में मौजूद जीवन सिद्धांत की अभिव्यक्ति के कारण उसकी गरिमा है। तो जब आप इसे सचेतन रूप से करते हैं, तो आप सामने वाले को एम्पावर करते हैं और वह आपके प्रेम तथा सद्भावना को लौटाता है। सिंपल। तो करना क्या है? आज से किसी को भी क्रिटिसाइज करना बंद, किसी के भी लिए जेलसी रखना बंद, किसी के भी प्रति नफरत जो पाल रखी है वो नफरत करना बंद। नफरत से बाहर निकलने का सबसे आसान तरीका है ग्रेटफुलनेस होना, ग्रेटिट्यूड करें। उसकी अच्छी बातों पर फोकस करें। राइट? तो जैसे ही एक पॉजिटिव माइंडसेट में आप आ जाओगे, और अगर पॉजिटिव माइंडसेट में नहीं आ सकते हो, एक न्यूट्रल माइंडसेट में आ जाओ। उसे प्यार नहीं कर सकते हो क्योंकि उसने कुछ ऐसा कर दिया था कि आपने तो गांठ बांध ली थी कि आज के बाद इस व्यक्ति के साथ मैं कभी अपना रिश्ता ठीक नहीं करूंगा। इसके साथ मेरा रिश्ता खत्म हमेशा हमेशा के लिए। और मन में उसके लिए नफरत पाले बैठे हो, तो याद रखिए, ये नफरत आपको आपके जीवन के दूसरे एरिया में आपको स्टक कर देगी। क्योंकि एक नफरत से भरा व्यक्ति अपने लक्ष्यों के प्रति जब आगे बढ़ता है, तो वो नफरत की एनर्जी काम करती है। वो रिफ्लेक्ट होती है उसके एक्शन में, उसकी स्किल्स में, उसके प्रेजेंटेशन में, उसके परफॉर्मेंस में। क्योंकि बैकएंड में वो नफरत वाली जो कैसेट है वो चल रही है, वो जेलसी चल रही है। पैसा इसलिए कमा रहा हूँ क्योंकि मैं मेरे वो रिश्तेदार, जो पैसे वाला रिश्तेदार है, जिसने रौब दिखाया था, मैं उसको दिखा देना चाहता हूँ। नो। अगर इस इंटेंशन से करोगे ना, पहले तो आप इतना पैसा कमा ही नहीं पाओगे। क्योंकि वहां पर वो यूनिवर्सल लॉ को आपने ब्रेक कर दिया। आप अमीरों से नफरत कर रहे हो। अमीरों से नफरत करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते। तो पहले तो उस रिश्तेदार से नफरत भले ही ना अरे प्यार भले ही ना करो, उससे नफरत करना तो बंद कर दो। वो न्यूट्रल स्टेट में तो आ जाओ। न्यूट्रल स्टेट में आने के बाद ग्रेटिट्यूड करो, तो फिर पॉजिटिव स्टेट में भी चले जाओ। राइट? चलिए एक और एग्जाम्पल बता रहे हैं, लेखक पढ़ते हैं। वह दर्शकों से नफरत करती थी। मैरी सी हमेशा अभिनेत्री बनने के सपने देखती थी। उसने कॉलेज में थिएटर का प्रशिक्षण लिया, ट्रेनिंग ली उसने, और फिर उसे एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय थिएटर कंपनी में काम मिल गया। वह देश के एक अपरिचित हिस्से में पहुंच गई। पहली बार उसने जब नाटक में अभिनय किया, तो दर्शकों ने उसकी खिल्ली उड़ाई और निराशा और गुस्से में उसने फैसला किया कि उस इलाके के लोग मूर्ख, अज्ञानी और पिछड़े हुए हैं, और वह उन सबसे नफरत करने लगी। कई दुखद अनुभवों के बाद उसे कंपनी से निकाल दिया गया। क्योंकि अगर वो नफरत कर रही थी, तो वही चीज उसकी एक्टिंग में भी रिफ्लेक्ट होती होगी। परफॉर्मेंस ठीक से नहीं आता होगा और हर बार दर्शक उसकी खिल्ली उड़ाते होंगे। राइट? तो फिर ये तो होना ही था। फिर बार बार जब ये एक्सपीरियंसेस होंगे, तो कोई भी कंपनी नहीं रखेगी ऐसे एक्टर को। तो वह पुराने इलाके में लौट आई, जहां वह पली बड़ी थी, और उसने थिएटर छोड़कर वेटर का काम शुरू कर दिया। एक दिन एक मित्र उसे न्यूयॉर्क सिटी के टाउन हॉल में एक लेक्चर सुनवाने ले गया। विषय था अपने साथ अच्छे से कैसे रहें। इस भाषण ने उसकी जिंदगी बदल दी। वह जान गई कि अपने क्षेत्रीय कंपनी के अपने शुरुआती अनुभव में अति प्रतिक्रिया कर दी थी। उसने खुद के सामने स्वीकार किया कि उसका पहला नाटक अच्छा नहीं था, और नहीं होने के कारण शायद वो अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई, वो अपना बेस्ट नहीं दे पाई। राइट? पहली बार में हम रोटी ठीक से नहीं बेल पाते, गोल नहीं बनती है।
प्रैक्टिस से ही आता है ना, तो एक्टिंग में भी वही चीज है। तो दोष श्रोताओं का नहीं था, बल्कि उस तरीके का था जिससे उसने उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार किया। राइट? तो ये हमारे साथ भी हो सकता है। कोई हमें हमें ताना दे सकता है, वो कोई भी हो सकता है। दोस्त हो सकता है, सास हो सकती है, बॉस हो सकता है। तो आप उनकी प्रतिक्रिया को स्वीकार कैसे करते हो, वो तय करेगा कि आगे आपका जीवन कैसा होगा। क्योंकि उसने उस उनकी नकारात्मक ऊर्जा को उनकी ओर से वापस भेज दिया था। राइट? तो क्या किया मैरी ने? जिन दर्शकों ने उनकी खिल्ली उड़ाई थी, वो आपके अपने थॉट है, आपके परसेप्शन है, मैं उसको स्वीकार नहीं करती। इस तरीके से उस एनर्जी को उन्होंने वापस भेज दिया, तो वो न्यूट्रल हो गई। और फिर मैरी ने मंच पर लौटने और अभिनेत्री बनने का अपना सपना साकार करने का फैसला किया। उसको क्लैरिटी मिल गई, उसकी गलती कहाँ हो रही थी। और वह सच्चे मन से दर्शकों और अपने लिए प्रार्थना करती रही। उसने हर रात मंच पर जाने से पहले प्रेम और सद्भावना उड़ेली। ये उड़ेली शब्द जो है उसके ऊपर ध्यान दीजिएगा दोस्तों। उड़ेलते कब हो आप? जब आप उस भाव से भरे हुए हो भीतर से, छलो-छल, तर-बतर, सराबोर हो आप प्रेम और सद्भावना से, तब उड़ेल सकते हो ना। उड़ेलना कब पड़ता है? तो उसने ये दावा करने की आदत डाली कि ईश्वर की शांति सभी मौजूद लोगों के हृदय में प्रवाहित हो रही है और वे प्रेरित हो चुके हैं। हर मंचन में वह दर्शकों की ओर प्रेम के विचार प्रवाहित करती थी। आज थिएटर में वह एक महत्वपूर्ण मुकाम पर पहुंच चुकी हैं और वह अपनी सद्भावना और आत्मसम्मान दूसरों की ओर संप्रेषित करती हैं और वे भी ऐसा ही जवाब देते हैं। राइट? तो एवरीथिंग इज कमिंग टू यू इज नथिंग बट मिरर रिफ्लेक्शन ऑफ योर ओन स्टेट ऑफ माइंड। और जैसे ही मैरी ने अपना माइंडसेट चेंज किया, सामने से रिफ्लेक्शन भी चेंज हो गया। राइट? तो आगे लेखक बताते हैं कि हमारे जीवन में जो मुश्किल लोग हैं, राइट, जिनके साथ डील करने में हमें हमेशा मुश्किलें आती हैं, चूंकि वो हमारे फैमिली मेंबर है, चूंकि वो मेरे ऑफिस में काम करता है, चूंकि वो मेरा बॉस है, चूंकि वो मेरी सास है, चूंकि वो मेरा जीवन साथी है, चूंकि वो मेरा बच्चा है, चूंकि वो मेरा क्लाइंट है, उससे तो फिर उसके साथ मुझे इंटरेक्शन तो करना ही पड़ेगा। और वहां पर पॉजिटिविटी नहीं है, उसके कारण मेरे जीवन से खुशियां गायब हो चुकी है। पैसे तो मिल रहे हैं लेकिन हैप्पीनेस गायब है। तो कैसे इन मुश्किल लोगों को संभाले? सीखना चाहते हैं? अगर सीखना चाहते हैं तो अभी कुछ काम कर रहे हो तो काम छोड़ दो। थोड़ी देर के लिए आकर सेशन में बैठ जाओ, आराम से अपने वीडियोस को ओपन कर लो। अगर ये सीख लिया तो वो जो हैप्पीनेस गायब है आपके जीवन से वो लौट आएगी। अगर वो हैप्पीनेस लौटाना चाहते हो तो इस सेशन को सीरियसली लें और अपने वीडियोस को ओपन कर लो। बैठ जाओ वीडियो ओपन करके। यस, वेरी गुड। कुछ विंडोज ओपन हुई है। आपके प्यारे से चेहरे देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। थैंक यू सो मच। तो मुश्किल लोगों को कैसे संभाले? इसमें कोई हैरानी नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में कुछ लोग मुश्किल होते हैं, सबके जीवन में होते हैं। वे ऐंठे हुए और मानसिक रूप से विकृत होते हैं। राइट? ऐसी 2000 की नोट सबके जीवन में होती है जो नहीं चलती, लेकिन हमें उनके साथ निभाना है। तो वे गलत तरीके से कंडीशन होते हैं। वे कई मानसिक अपराधी हैं जो विवादशील, असहयोगी, झगड़ालू, दोषदर्शी और जीवन पर बदनुमा दाग बन चुके हैं। वे मनोवैज्ञानिक रूप से बीमार हैं।
तो उनके मस्तिष्क विकृत और बेडौल हो गए हैं, शायद अतीत में मिले अनुभवों के कारण। राइट, उनके साथ ऐसा कुछ हुआ, उन्होंने कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया है जिसके कारण वो ऐसे हैं। राइट, तो अगर ऐसी व्यक्ति के साथ आपका पाला पड़े तो आप क्या करेंगे? तो प्रलोभन ये है कि आप उनकी नकारात्मक ऊर्जा को नापसंदगी के रूप में उन्हीं की ओर लौटा दें। ताना मार रही है सास, राइट, मैंने एक और भी सिखाया था, बावरी है, बावरा है, राइट। हो सकता है ना आपकी सास को उनकी सास ने सताया था और वो फ्रस्ट्रेशन कहीं निकला नहीं, तो वो अभी आप पर निकाल रही हैं। उसे ये सारी चीजें सबकॉन्शियसली हो रहा है, कॉन्शियसली नहीं हो रहा है वो। वो चाहती तो वो ये भी चुनाव कर सकती थी कि मेरी सास ने भले ही मुझे प्रताड़ित किया था, लेकिन मेरे घर में जो बहू आएगी, मैं उसको बेटी की तरह रखूँगी, मैं उसे प्रताड़ित नहीं करूँगी। ये चुनाव वो कर सकती थी, लेकिन वो उसने वो चुनाव नहीं किया है। शायद वो अवेयर नहीं है इस चीज़ से। लेकिन उसकी पास्ट पेनफुल मेमोरीज़ जो है, वो उसकी बहू सामने आई तो वो ट्रिगर हो जाती है कि मैं जब बहू थी तब तो मैंने ये सहन किया, अब मेरी बहू अच्छे से नहीं रहनी चाहिए। और फिर वो वही चीज़ें दोहरा रही है जो उसकी सास ने उसके साथ दोहराई की थी। तो उसमें आपकी सास की कोई गलती नहीं है, वो भी इंसान ही है। एक टाइम पे वो भी प्रताड़ित थी, विक्टिम थी और उस वक़्त वो असहाय थी, वो कुछ नहीं कर पाई थी। उसको वहाँ पर उसे उसके उसके पति का भी उसे सपोर्ट नहीं मिला था। उसको अपमान, अवहेलना सहन करनी पड़ी थी। उसका सोल हर्ट है और हर आत्मा उस हर्ट से बाहर निकलना चाहती है, लेकिन वो अवेयरनेस में नहीं है, तो उससे बाहर निकलने के लिए उसने जो रास्ता चुना है, वो नेगेटिव है। राइट, हमारे गुजराती में एक कहावत है, "पाड़ा ने वांके पखालीने डाम", जो गुजराती है वो समझ गए। मतलब गलती उनकी सास की थी और सज़ा वो अपनी बहू को दे रही है। और ये सबकॉन्शियसली हो रहा है, वो कॉन्शियसली नहीं कर रही है। और आप ये सोच-सोच के परेशान हुए जा रही है, मैंने उनका क्या बिगाड़ा है जो मेरे साथ ये ऐसा व्यवहार कर रही है? तो जिस दिन आपने ये समझ लिया कि वो पीड़ा में है, वो पीड़ित है, वो दुखी है, तो बीमार है, तो बीमार व्यक्ति तो ऐसे ही बिहेव करेगा ना। तो वो बीमार है, मैं बीमार नहीं हूँ। तो उनको कई बार वो निकालना होता है, भड़ास निकालनी होती है, तो निकालने दो ना भड़ास उनको। लेकिन उस भड़ास को आप दे लेंगे किस तरीके से वो आपकी चॉइस है। वो कुछ भी बोले, वो आपके मायके वालों को गाली भी दे सकती है। ये बहुत बड़ा ट्रिगर कर जाता है हर बहू को। आप मुझे कुछ भी कह लो, मेरे मायके वालों को कुछ भी मत कहना। ये चीज़ उस उनको उसको गुस्सा दिला देती है। कुछ भी बोले, आपको यही सोचना है कि वो बीमार है। और जिस दिन आपने उनकी बातों का बुरा मानना बंद कर दिया ना, उस दिन उसको भी ये रियलाइज़ेशन होगा कि इसको इस पर तो कोई असर ही नहीं हो रहा है, मैं क्यों अपना अपना मुँह मुँह खराब कर रही हूँ। वो आपको तब तक ताना देती रहेगी, जब तक उस ताने का असर आप पर होगा। जिस दिन वो बेअसर हो गया, तो उसका शस्त्र जो है, जिससे वो आप पर अपना फ्रस्ट्रेशन निकाल रही थी, वो उसका शस्त्र बेकार हो गया। तो फिर जो चीज़ बेकार हो जाती है, क्या हम उसको यूज़ करते हैं? आंसर इज़ एब्सोल्यूटली नो। और वो चाहे कुछ भी बोले, आप उनसे प्यार से ही पेश आएँगी। ये करके देखना।
उनको क्षमा कर देना और ईश्वर को प्रार्थना करना कि ये जो व्यक्ति पीड़ा में है, हे भगवान, किसी भी तरीके से उसको इस पीड़ा से बाहर निकालो। उसको वो अवेयरनेस में ले आओ, ताकि वो खुद उसमें से बाहर निकल जाएँ। प्रार्थना करना उनके लिए, उनकी सेहत, उनकी शांति के लिए प्रार्थना करना, उनके लिए सद्भावना रखना। फिर देखना, उनका व्यवहार चेंज होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले तो वो कुछ ही दिनों में आपको ताना मारना बंद कर देगी, क्योंकि उसकी समझ में आ गया कि इसको बोलने कोई पहले तो वो यही सोचेगी कि ये तो बहुत ही जड़ है, इसको तो किसी चीज़ का असर ही नहीं होता है, तो बोलने का क्या पॉइंट है? तो बोलना बंद कर देगी। तो हो गया ना आपका काम, आपको तो यही चाहिए था ना कि वो ताना ना दे आपको। आपको जो चाहिए था वो मिल गया, राइट? उसके लिए एक वर्ड भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ना ही आपको कुछ एक्सप्लेनेशन करने की ज़रूरत पड़ी, ना ही कुछ आर्गुमेंट करने की ज़रूरत पड़ी। सिर्फ़ अपना माइंडसेट चेंज किया, उनके लिए ईश्वर से प्रार्थना की और उनके लिए ग्रैटिट्यूड भी किया। आप एक चीज़ के लिए तो ग्रैटिट्यूड कर ही सकते हो कि उन्होंने आपके सुहाग को जन्म दिया है। आपके जीवन साथी को उन्होंने जन्म दिया है, सिर्फ़ इस चीज़ के लिए तो ग्रेटफुल हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो, बाकी सारी चीज़ें छोड़ दो। तो करके देखो, ये सारी चीज़ें वर्कआउट करती है। रिश्तों को मधुर बनाने के लिए हमारी दिक्कत ये है कि हम हमेशा ये चाहते हैं कि सामने वाले का बर्ताव चेंज हो जाए। सामने वाला मुझे ठीक से पहचाने, सामने वाला मुझे समझे, ये समझे क्या होता है? पहले आप खुद को तो समझो, आपको ही पता नहीं है आप क्या हो। पहले आप उनके प्रति आपके मन में जो भी विचार रखते हो, पहले उन विचारों को तो बदलो, फिर वो खुद ब खुद समझने लगेगा। वो सब समझ ही रहा है। आप बहुत सी चीज़ें हैं जो आप बोल नहीं रहे हो मुँह से, लेकिन मन में तो चल रही है ना उनके प्रति। मन में तो सास को गाली दे ही रहे हो, मन में तो जीवन साथी को गाली दे ही रहे हो। जीवन साथी को तो मुँह पे बोल भी देते हो आप। सास को नहीं बोल सकते, हमारे संस्कार हैं, बड़ों के सामने नहीं बोलते। लेकिन मन में तो उनके लिए निंदा चल रही है मन में। अपनी सहेलियों से, अपनी माँ से शिकायतें चल रही हैं सास के बारे में। ये सारी चीज़ें बंद कर दे। हमने पिछले सेशन में देखा था कि जिस व्यक्ति के साथ रिश्ता सुधारना चाहते हो, उसके लिए नकारात्मक बातें करना बंद कर दो और उस रिश्ते को सुधारने के लिए आप अपने रिश्तेदारों से सलाह लेना बंद कर दो। खासकर अपनी माँ, अपनी सहेली, अपनी बहन से या फिर अपने दोस्त से, राइट? पान के गल्ले पे खड़े रहकर अपनी बीवी की बुराई करते हो, वो बंद कर दो। फ़ोन पे रोज़ 2 घंटा बात करती हो, अपनी सास की बुराई करती हो अपनी माँ से, वो बंद कर दो। सिर्फ़ और सिर्फ़ ग्रैटिट्यूड करना शुरू कर दो और ये अलाउंस निकाल दो पहले। आज के चैप्टर में कहा गया है, अलाउंस आपने दिया हुआ है तभी वो आपको वो आप वो फ्रस्ट्रेशन आप पे क्यों निकाल रही है? कहीं न कहीं आपने वो अलाउंस दिया हुआ है, वो अलाउंस कैंसल कर दो आप, राइट? होप आप लोगों को समझ में आ गया है, अगर अंडरस्टैंड हो गया है तो चैट बॉक्स में टाइप करें यू, फिर हम आगे बढ़ें। तो इसके बजाय क्या करना है? ऐसा करने के लिए आपको पहले उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर उतारना होगा और सारे बुरे प्रवाहों को ग्रहण करना होगा। इसके बजाय बुराई के बदले भलाई देने की कोशिश करें। इससे एक ढाल बनती है जो उनके मुश्किल और अप्रिय नजरियों से आप पर प्रभाव नहीं पड़ने देती और आपकी करुणा और समझ के भाव उन्हें बदलने की प्रक्रिया को भी गतिमान कर देंगे। राइट? तो चेंज आएगा, पेशेंस रखना है
और दुखी व्यक्ति साथ पसंद करते हैं। नफरत, कुंठा और विकृति से भरा असामान्य व्यक्ति असीमित बुद्धिमत्ता के तालमेल में नहीं होता है। वह व्यक्ति शांत, खुश और सुखी लोगों से द्वेष करता है और आम तौर पर वह उन्हीं की आलोचना करता है, निंदा करता है, बुराई करता है, जो उसके प्रति बहुत अच्छे और दयालु होते हैं दरअसल। उसका नज़रिया ये होता है, जब मैं इतना दुखी हूँ, तो वो इतने खुश क्यों है? अभी समझ में आ गया आपकी सास क्यों आपको ताना दे रही है? क्योंकि वो खुद दुखी हैं। वह उन्हें नीचे घसीटकर अपने स्तर तक लाना चाहते हैं। पुरानी कहावत अब भी सच है, दुखी लोग साथ पसंद करते हैं। जब आप ये समझ लेते हैं, तो आप अविचलित, शांत और उदासीन रह सकते हैं। दुःख से प्यार हो गया, अपने दुखों को पाले हुए हैं, छोटे बच्चे की तरह। विक्टिमाइज़ रहना पसंद है, क्योंकि वहाँ पर आपको सिम्पैथी मिल रही है। हाय बेचारी या हाय बेचारा। तो इस तरीके से नेगेटिव सिम्पैथी नहीं लेनी है किसी की भी। जब बीमार होते हो तो गेट वेल सून भी नहीं लेना है, वो हमने पिछले सेशन में देखा था। वो सिग्निफिकेंस देता है। आपको अच्छा लगता है गेट वेल सुनकर, तो गेट वेल सून कब मिलेगा? जब आप बीमार होगे, तो सबकॉन्शियस आपको बीमार रखेगा। रहो बीमार, गेट वेल सून लेते रहो। नहीं करना है ये। तो ब्रूस ट्री नाम के एक आदमी ने लंदन में मेरे भाषण सुने थे। उसने इस बारे में मुझे अपना अनुभव बताया। वह एक स्वैच्छिक संगठन में सक्रिय हो गया था, जो आसपास के इलाके को सुंदर बनाने को लेकर चिंतित था। और अधिकांश स्वयंसेवक बगीचे लगाने, खराब इलाकों को साफ करने और खंडहर इमारतों को सुधारने के काम में सचमुच रुचि लेते थे। बहरहाल, एक व्यक्ति दूसरों के हर प्रस्ताव का विरोध करता था। यही नहीं, वह लगातार दूसरों के उद्देश्यों पर भी हमला करता रहता था। और ऐसी व्यक्ति हमारे जीवन में भी हो सकती है। आप जो काम करते हो, वो काम आप नहीं कर सकते। आपकी टांग खींचाई करते होंगे लोग। उसको लेकर आपको नेगेटिव सजेशंस देते होंगे। आपसे कुछ भी गलती होती है आपके काम में, तो तुरंत वो ताना आ जाता है, इतनी होशियार हो, कमा तो नहीं रही हो। क्या करना है इस नॉलेज का, जब पैसा ही नहीं कमा पा रहे हो? और ये चीज़ बहुत हर्ट करती है, यस और नो? तो वह समूह की बैठकों को इतना अप्रिय बना देता था वो व्यक्ति, कि जिसके कारण सदस्यों की संख्या घटने लगी। कोई पसंद नहीं करेगा ना, क्रिटिकल व्यक्ति को कौन पसंद करेगा? तो कुछ अन्य सदस्य ब्रूस के पास आए, उन्होंने सुझाव दिया कि वे मिलकर उस चिड़चिड़े व्यक्ति को संगठन से बाहर निकाल दें। वो उनके साथ इस योजना में शामिल होने ही वाला था। तभी उसे एहसास हुआ कि ऐसा करना तो उस व्यक्ति के भीतर के खराब नजरिए को बढ़ाना होगा। तो इसके बजाय वह कल्पना करने लगा कि वह व्यक्ति समूह का खुशनुमा सहयोगी सदस्य बन रहा है। और हर मीटिंग से पहले ब्रूस एक कोने में जाकर दोहराता था, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आप भी कुछ टीम वर्क कर रहे हो और वहां पर कोई ऐसी व्यक्ति है, तो उस टीम मेंबर को निकाल देने की बजाय टीम से आप ये प्रार्थना करें, मैं अपने भीतर सद्भाव और शांति के सिद्धांत के साथ सच्चे सामंजस्य में सोचता, बोलता और काम करता हूँ। हमारे संगठन के सदस्य देवी विधान में दयालुता और उद्देश्य के साथ काम करते हैं। कोई मतभेद, कोई अप्रियता नहीं है। रचनात्मक ज्ञान हम सभी के कार्यों में नेतृत्व, नियंत्रण और मार्गदर्शन दे रहा है। जिस आदमी ने इतनी सारी मुश्किलें पैदा की थी, उसने कुछ सप्ताह बाद एक प्रस्ताव रखा। उसने इसे इतने अच्छे और सहयोगी ढंग से रखा कि उसे पूरे संगठन की सहमति मिल गई। और इसमें वे लोग भी शामिल थे जो पहले उसे बाहर निकालना चाहते थे। दिस इज अमेजिंग, दिस इज अ मिरेक्युलस, यस और नो? तो ये मिरेकल आपके साथ भी हो सकता है, राइट? तो ये आप करके देखें।
तो मानवीय संबंधों में परानुभूति का अभ्यास कैसे करें? एक और एग्जाम्पल दे रहे हैं लेखक। एलिस ओ नामक एक युवती हाल ही में मुझसे मिलने आई। उसने बताया कि काफी लंबे समय से ऑफिस की एक युवती से उसे नफरत थी। इसका कारण ये था कि दूसरी युवती उससे ज्यादा सुंदर, खुश और समृद्ध थी। एलिस को सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उस दूसरी युवती की सगाई कंपनी के ही सीईओ से हो गई, जिसे एलिस काफी समय से चाहती थी। एलिस जिस युवती को नापसंद करती थी, वह शादी के एक दिन बाद अपनी बेटी के साथ ऑफिस आई, जो अपनी पिछली शादी से थी। एलिस को पता नहीं था कि उस युवती की लड़की भी थी या वह पहले से शादीशुदा थी। जन्मजात समस्या के कारण उस युवती की लड़की के पैरों में स्टील की प्लेट थी। एलिस ने सुना वह लड़की अपनी माँ से कह रही थी, मम्मी, क्या यही मेरे लिए नए डैडी भी काम करते हैं? यही मेरे नए डैडी भी काम करते हैं? मैं इस जगह से प्यार करती हूँ क्योंकि यह उन लोगों से भरी है जिनसे मैं प्यार करती हूँ। और मेरा दिल अचानक उस छोटी लड़की पर आ गया। एलिस ने मुझे बताया, मैं जानती थी कि वह कितनी खुशी महसूस कर रही होगी। मुझे एक झलक दिखी कि वह युवती इतनी विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कितनी खुश थी, जिनके बारे में मैं जानती भी नहीं थी। और अचानक मैंने उसके प्रति प्रेम महसूस किया। मैं उसके ऑफिस में गई और उसे बधाई देते हुए उसकी खुशी की कामना की। और मैंने यह दिल से किया, मोस्ट इम्पोर्टेंट। वो सुपरफिशियस नहीं था, दिल से किया उसने। और उस पल एलिस ने यह अनुभव किया जिसे मनोवैज्ञानिक परानुभूति एम्पैथी कहते हैं। ये सहानुभूति नहीं है, एम्पैथी है, जिसमें हम दूसरों की भावनाओं को समझते हैं। यह इससे भी बढ़कर है। इसका मतलब है कि काल्पनिक रूप से खुद को दूसरे व्यक्ति के मानसिक नजरियों और अवस्थाओं में रखना। जब एलिस ने अपने मानसिक मूड या दिल को उस दूसरी युवती की जगह रखा, तो ऐसा लगा जैसे वह दूसरी औरत की तरह सोचने लगी। वह दूसरी औरत की तरह महसूस कर रही थी और उस बच्ची की तरह भी, क्योंकि उसने खुद को बच्ची की जगह भी रख लिया था। तो जब भी आपके मन में किसी को चोट पहुंचाने या उसके बारे में बुरा सोचने की इच्छा हो, तो खुद को मानसिक रूप से मोजेस के मस्तिष्क में रखें और टेन कमांडमेंट्स के दृष्टिकोण से सोचें। अगर आप ईर्ष्यालु, जलनखोर या गुस्सा हो, तो खुद को ईसा मसीह के मस्तिष्क में रखें और उस दृष्टिकोण से सोचें। यहाँ पर ईसा मसीह की जगह आप अपनी रिलीजियस बिलीफ के अकॉर्डिंग जो भी इष्ट जिसमें आपकी श्रद्धा है उनको रख सकते हो। ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, साईं बाबा, गणपति, माता रानी, किसी को भी रख सकते हो जिसमें आपकी श्रद्धा है। और तब आप इन शब्दों की सच्चाई महसूस करेंगे और एक दूसरे से प्रेम करो। एक दूसरे से प्रेम करो। राइट? तो तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता। मैंने कल भी कहा था आप लोगों को कि एक स्पिरिचुअल गुरु को मैंने सुना, जिस दिन आपने ये समझ लिया कि मैं जो भी व्यवहार कर रही हूँ दूसरे व्यक्ति के साथ, वो मेरा ही प्रतिरूप है, वो मैं ही हूँ। हम सब ईश्वर के अंश है, तो मेरे भीतर जो अंश है वही उस व्यक्ति के अंदर ही है, यानी कि वो मैं ही हूँ। तो क्या मैं खुद को चोट पहुँचाऊँगी? क्या मैं खुद के प्रति जेलस होंगी? क्या मैं खुद से नफ़रत करूँगी? क्या मैं खुद को प्रताड़ित करूँगी? आंसर इज़ एब्सोल्यूटली नो। जिस दिन इस सूक्ष्म लेवल पर इस चीज़ को समझ लिया, फिर आप किसी के भी साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। व्यवहार करना तो दूर की बात है, बुरा बुरा सोचोगे भी नहीं। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कभी भी लोगों को इस बात की अनुमति ना दें कि वे आपका फ़ायदा उठाएँ या अपने व्यवहार के तमाशे, रोने के नाटक या भावनात्मक ब्लैकमेल के अन्य रूपों से अपनी बात मनवाएँ। ये लोग तानाशाह हैं, नौटंकी लोग, जो आपको गुलाम बनाने और आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश करते हैं। आप अपनी बात पर दृढ़ रहें, लेकिन साथ ही काइंडनेस का भाव रखें।
दृढ़ता पूर्वक उनकी बात मानने से इनकार कर दें, पोलाइटली इनकार कर दें। उनको आप गुस्सा ना करें, आर्ग्यूमेंट ना करें उनके साथ। ठीक है, तुम जो भी कहो, लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। तुम्हारी बात मुझे ठीक नहीं लग रही। तो तुष्टीकरण कभी नहीं जीतता है। उनके अपराध, स्वार्थ और अधिकारवादिता में योगदान देने से इनकार कर दें आप। अगर आपको पता है कि ये ठीक नहीं है, बेकार में ड्रामा कर रहे हैं ये। कुछ लोगों को रोने की आदत होती है, और ये आदत जेंडर बायस नहीं है, लड़कियों में ही होती है, लड़कों में नहीं होती, ऐसा नहीं है, सब में हो सकती है। जेंडर का उसके साथ कोई लेना देना नहीं है, बस रोने का तरीका अलग होता है। तो याद रखें, सिर्फ सही काम करें। आप यहाँ अपने आदर्श पूरा करने और शाश्वत सच्चाइयों तथा जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति ईमानदार रहने के लिए आए हैं, राइट? तो अपने जीवन मूल्यों के प्रति निष्ठावान रहें, उसके साथ कॉम्प्रोमाइज कभी भी मत करना। और एक बात याद रखना, एक बार आपने सामने वाले ने नौटंकी की और इमोशनल ब्लैकमेल होकर आपने उनकी एक बात मान ली ना, फिर वो रिपीट होता ही रहेगा बार बार, और आप दुखी आत्मा बनकर रहोगे। तो पहले ही बार होता है तभी मना कर दो, तो उनको पता चल जाएगा कि यहाँ मेरी खिचड़ी नहीं पकने वाली है, वो चले जाएंगे, राइट? तो दुनिया में किसी को भी अपने जीवन के लक्ष्य या उद्देश्य से भटकाने की शक्ति ना दें। जो आपकी छिपी हुई प्रतिभाओं को दुनिया के सामने व्यक्त करना है, मानवता की सेवा करना है, ईश्वर की बुद्धिमानी, सत्य और सुंदरता को दुनिया के सारे लोगों के सामने प्रकट करना है। और अपने आदर्श के प्रति ईमानदार रहें। और कभी कभी ये व्यक्ति आपका घर का हो सकता है, फैमिली मेंबर। हमारे खानदान में कभी कोई ट्रेनिंग एंड कोचिंग इंडस्ट्री में नहीं गया, वहां पर जाकर क्या करोगे? कितना कमा लोगे? इतने सालों से तो मेहनत कर रहे हो, इनकम कहाँ है? छोड़ो इसको, उसकी जगह पे ये कर लो। छोड़ो इसको, उसकी जगह पे वो कर लो। वो बोलेंगे आपके ही घर वाले, लेकिन आप अपने लक्ष्य, अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहें, ट्रस्ट रखें अपने ऊपर, अपनी प्रतिभाओं के ऊपर। उनकी बातों को अपनी ऑरा में घुसा कर, अपने माइंड में घुसा कर अपना सेल्फ एस्टीम डाउन ना करे, अपने कॉन्फिडेंस को ना गिराए, वो अलाउंस मान ना दे। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि उनको पता ही ना होने दो कि आप कर क्या रहे हो। उनको यही बताओ मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, बेकार बैठा हूँ बस, तो वो खुश हो जाएंगे। क्योंकि कोई भी, वो प्रगति तो चाहते हैं सब, लेकिन कोई ये नहीं चाहता कि आप उनसे आगे निकल जाओ। और कई बार दुख की बात ये होती है कि वो आपका फैमिली मेंबर होता है, वो आपका ही जीवन साथी होता है, वो आपके पेरेंट्स होते हैं, आपके ही भाई बहन होते हैं, आपका ही खास दोस्त होता है। तो ऐसे लोगों से कुछ समय के लिए मानसिक दूरी बना लें, मानसिक दूरी, दैट इज इम्पोर्टेंट। और अपने लक्ष्यों पर फोकस करें और अपना काम करते रहें, कंसिस्टेंट रहें। जिस दिन आप सक्सेसफुल हो जाएंगे, फिर वही लोग बोलेंगे मुझे तो पता था तुम कुछ ना कुछ तो कर ही लोगे। ये वही व्यक्ति है जो आपकी टांग खिंचाई कर रहे थे जब आप अपने करियर की शुरुआत में संघर्ष कर रहे थे, और अब आप अच्छे से सक्सेसफुल हो गए हो, सोशल मीडिया में फेमस हो गए हो, और दूसरे दूसरे लोग आकर आपको बधाई देते हैं कि आपका बेटा है, आपकी बेटी क्या काम करता है, बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं आपने। तब जाके उनको एहसास होता है
कि अरे मेरा बेटा या मेरा बेटी तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। लेकिन शुरुआती दिनों में जब आप एस्टैब्लिश होने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस वक़्त ऐसे लोग जो आपको अपने गोल से हटा दें, उनसे मानसिक दूरी बना लो। आप आगे क्या करने वाले हो वो कोई भी प्लान उनके साथ शेयर ना करें। अपने फैमिली ग्रुप्स में कुछ भी शेयर ना करें आप क्या कर रहे हो। किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। राइट? क्योंकि वैसे भी वो आपके पेड क्लाइंट बनने वाले हैं ही नहीं। आएँगे तो तू तो रिश्तेदार है मेरा फ्री में कर दे। तो घोड़ा अगर घास से दोस्ती करेगा तो भूखा मर जाएगा। तो अपने को ये करना ही नहीं है। बताओ ही मत किसी को आप क्या कर रहे हो। अपने रिश्तेदारों को मत बताओ। सोशल मीडिया में दूसरों को बताओ और अगर ज़रूरत पड़ने पर सोशल मीडिया से भी उन लोगों को दूर कर दो। ब्लॉक कर दो उनको सोशल मीडिया में। जो लोग आपको आपके लक्ष्यों के प्रति आपकी निष्ठा को ब्रेक कर रहे हैं, आपके एफर्ट्स पर डाउट कर रहे हैं, उन लोगों से दूर हो जाओ, अगर सफल होना है तो। ये करना पड़ेगा, क्योंकि आप मानो या ना मानो, जब बात हमारे नियर एंड डियर वन्स की आती है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे भाई-बहन हैं, हमारा जीवन साथी है, हमारे बच्चे हैं, उनकी बातें हमें दिल पर लगती ही लगती है। उनके बोलने का इम्पैक्ट होता है हमारे माइंड पे, क्योंकि उनके साथ हमारा इमोशनल रिश्ता है, भावनात्मक जुड़ाव है हमारा। और जब वो हमें गलत बोलते हैं, हमारे गोल्स को लेकर, हमारे लक्ष्यों को लेकर नकारात्मक बोलते हैं, तो हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस टूट जाता है। तो ज़रूरत पड़ने पर मानसिक दूरी बना लें उनसे और अपने लक्ष्यों के लिए लगातार काम करते रहें कंसिस्टेंटली। जो भी स्किल एनहांस करनी है, उन स्किल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते रहें। मेहनत इतनी चुपकी से करो कि सफलता शोर मचा दे। ये व्हाट्सएप पे बहुत बार आया है। चुपके से करते रहो मेहनत, किसी को मत बताओ। राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं। काफ़ी देर हो चुकी है आज। तो अपने आदर्श के प्रति ईमानदार रहें, निश्चित रूप से और पूरी तरह से जान लें कि जो भी आपकी शांति, खुशी और संतुष्टि में योगदान देता है, वह दुनिया के सभी लोगों के लिए वरदान होगा। अंश की खुशी संपूर्ण खुशी है, क्योंकि संपूर्ण अंश में है और अंश संपूर्ण में है। जैसा पॉल कहते हैं, सबसे प्रेम करें। सेहत, खुशी और मानसिक शांति का नियम ही प्रेम को संतुष्टिदायक बनाता है। राइट? तो मानवीय संबंधों में लाभकारी बातें क्या है इस चैप्टर का टेक अवे देख लें, फिर इस सेशन को एंड करें। आपका अवचेतन मन एक रिकॉर्डिंग मशीन है, जिससे आपकी आदतन सोच उत्पन्न होती है। किसी दूसरे का भला सोचकर आप दरअसल खुद का भला सोच रहे हैं। नफरत या द्वेष का विचार मानसिक जहर है। किसी दूसरे का बुरा ना सोचें, क्योंकि ऐसा करना खुद का बुरा सोचना है। आप ही अपने ब्रह्मांड में इकलौते चिंतक हैं और आपके विचार रचनात्मक हैं। आपका मस्तिष्क रचनात्मक माध्यम है, इसलिए आप दूसरे के बारे में जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं, उसे अपने खुद के अनुभव में ला रहे हैं। यही स्वर्णिम नियम का मनोवैज्ञानिक अर्थ है। जैसा आप चाहते हैं कि दूसरे आपके बारे में सोचें, उसी तरह से आप उनके बारे में सोचें। किसी दूसरे को धोखा देना या छल करना अपने लिए कमी, नुकसान और सीमा उत्पन्न करना है। आपका अवचेतन मन
आपकी आंतरिक प्रेरणाओं, विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखता है। जब ये नकारात्मक होते हैं, तो आपको असंख्य तरीकों से नुकसान, सीमा और कष्ट होते हैं। तो दूसरों के साथ आप जो भी करते हैं, वही आप खुद के साथ कर रहे हैं। आप जो भलाई करते हैं, दयालुता दिखाते हैं, प्रेम करते हैं, वह कई गुना होकर कई तरीकों से आपके पास लौटती है। तो आप उस तरीके के लिए जिम्मेदार हैं, जिससे आप दूसरे के बारे में सोचते हैं। याद रखें, दूसरा व्यक्ति आपके सोचने के तरीके के लिए जिम्मेदार नहीं है। आपके विचार वैसे ही फल देते हैं, जैसा आप उनके उनके व्यवहार के बारे में सोचते हैं। तो आप अभी दूसरे व्यक्ति के बारे में सोच क्या रहे हैं? एनालिसिस करें और भावनात्मक रूप से परिपक्व बने, मैच्योर बने। इमोशनल इंटेलिजेंस की बात की गई है यहाँ पर। दूसरे लोगों को मत भिन्नता रखने की अनुमति दें। उन्हें आपके साथ असहमत होने का पूरा अधिकार है और आपको भी उनके साथ असहमत होने की पूरी स्वतंत्रता है। और आप बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। मैंने वो 6 और 9 वाला एग्जांपल दिया था आपको। याद आया कि मैंने पेपर पे 6 लिखा है और सामने वाले को वो 9 दिख रहा है, तो क्या वो गलत है? नो। क्या मैं गलत हूँ? नो। हम दोनों ही सही हैं। तो बिना मतभेद के भी असहमत हो सकते हैं। जानवरों की तरह ही लोग भी डर के कंपन भाप लेते हैं। आपके छिपे हुए विचार दरअसल आपकी आवाज, चेहरे के भाव और देह भाषा द्वारा प्रकट होते हैं। यह सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तरह के विचारों के लिए सही है। आपके मौन विचार और भावनाओं की आंतरिक भाषा दूसरों की प्रतिक्रियाओं के में अनुभव की जाती है। तो दूसरों के लिए वही कामना करें जो आप खुद के लिए करते हैं। जो पाना चाहते हैं वो देना शुरू कर दें। यही सद्भावपूर्ण मानवीय संबंधों की कुंजी है। क्या है मास्टर की? जो पाना चाहते हो वो देना शुरू करें। अपने बॉस के प्रति अपनी अवधारणा और राय बदल दें। महसूस करें और जानें कि वह स्वर्णिम नियम और प्रेम के नियम का अभ्यास कर रहा है, वह उसी अनुरूप प्रतिक्रिया करेगा। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, दूसरा व्यक्ति आपको तब तक नहीं चिढ़ा सकता जब तक कि आप उसे ऐसा करने की अनुमति ना दें। आपका विचार रचनात्मक है। आप दूसरे व्यक्ति को वरदान दे सकते हैं। अगर कोई आपको अपमानजनक नाम से बुलाता है, तो आपको ये जवाब देने की स्वतंत्रता है, ईश्वर की शांति आपकी आत्मा में भर जाए। गॉड ब्लेस यू कह सकते हैं हम उसे। ईश्वर तुम्हें सद्बुद्धि दे। राइट? तो प्रेम दूसरों के साथ तालमेल बिठाने का जवाब है। प्रेम, समझ, सद्भावना और इंसान में निहित देवी अंश के प्रति सम्मान है। रिस्पेक्ट करना, उसके लिए भी मैंने बताया था आपको लास्ट सेशन में। तो उन लोगों के प्रति करुणा और समझ रखें जिनकी नकारात्मक कंडीशन ने उन्हें मुश्किल और अप्रिय बना दिया है। देवी चिंगारी उनके भीतर भी है, क्योंकि ये सबके भीतर है। सबको समझना, सबको माफ करना। राइट? तो क्षमा करना सीखें। दूसरों की सफलता, प्रमोशन और खुशकिस्मती पर खुश हों। ऐसा करके आप अच्छी किस्मत को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। कभी भी किसी के भावनात्मक चोंचलों और नाटकों के सामने ना झुकें। तुष्टीकरण कभी भी नहीं जीतता है। पैर पहुंच ना बने। राइट? डोरमेट ना बने आप। सही जो आया वो आपका यूज कर दें। सही बात पर अटल रहें। अपने आदर्श पर टिके रहें और ये ना भूलें कि जो मानसिक नजरिया आपको शांति, खुशी और सुख देता है, वही शुभ, सही और सच है। जो आपको वरदान देता है, वह सबको वरदान देता है। और आपको इस दुनिया में हर व्यक्ति को सिर्फ प्रेम देना है, ग्रेटफुल होना है। ग्रेटिट्यूड ये सबसे अच्छा तरीका है प्रेम प्रदर्शित करने का। प्रेम का मतलब हर एक के लिए वही कामना करना है जो आप खुद के लिए करते हैं। सेहत, खुशी और जीवन की सारी नियमत। राइट?
तो दोस्तों, ये था आज का सेशन। आज बहुत सारे इंसाइट मिले हैं, डीपर इंसाइट्स। बहुत सी चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी मिली होगी। आपको आप जो व्यवहार में गलतियां करते हैं, उन गलतियों का भी एहसास आपको हुआ होगा। और यही काम था मेरा, कि आपको रियलाइजेशन हो। हम हमेशा दूसरों की गलती सुधारने में एफर्ट लगाते रहते हैं, लेकिन आज हमने समझ लिया है कि जैसे ही मैं अपनी गलतियों पर ध्यान देकर उसको इम्प्रूव करता हूँ, तो अपने आप सामने वाले व्यक्ति का व्यवहार भी बदलने लगता है। क्योंकि फिर मेरे भीतर से वो राइट एनर्जी रेडिएट होने लगती है उस व्यक्ति के प्रति, और लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसी के अकॉर्डिंग मेरे लिए वर्कआउट करने लगता है। इस चीज को आज हमने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से समझा है। और मेरा जो एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो नॉलेज है, उसके अकॉर्डिंग आप सभी दोस्तों को वो रियलाइजेशन कराने की, एक सही नॉलेज आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की है, छोटी-सी कोशिश की है। जो यूनिवर्स ने मुझे रोल दिया है, वो निभाने की मैंने 100% डालकर कोशिश की है। आशा है आप लोगों को आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। तो अगर आज के सेशन को लेकर आपके मन में कोई सवाल है, कोई सुझाव है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और आज के सेशन का आप क्या टेक अवे लेकर जा रहे हो, मैं आप लोगों से जानना चाहूँगी। कौन शेयर करेगा सबसे पहले? रेणुका जी। राजेश जी। यस रेणुका जी, बताएँ। राजेश जी शेयर करेंगे। राजेश जी, गोपाल जी, यस राजेश जी, हमिदा जी, बताओ। सबके बाद मेरा नंबर। अच्छा, ठीक है, चलिए। यस राजेश जी, बताएँ। मेरे को तो यही समझ में आया है कि जो मैं चाहता हूँ, जब तक मैं दूसरे को वो नहीं दूंगा, मेरे को मिलने वाला नहीं है। यस, जो मैं चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में हो, तो अगर मैं दूसरे के लिए भी वैसे ही सोचूंगा तभी मिलेगा। अगर प्यार दूंगा तो प्यार मिलेगा, नफरत दूंगा तो नफरत मिलेगी। ये वेरी मेरी गुड। समझ में ये मेरी समझ थैंक में यू, आया। जी। थैंक यू, थैंक यू और सो मच राजेश। आपको आपको खुशखबरी भी दे दूं कि हमने अपना योगा का टाइम चेंज कर लिया, कि हम वाओ! क्लास 7 बजे से ज्वाइन करेंगे आपकी मॉर्निंग। हमने फाइव वाओ! थर्टी 5:30 to 7 कर दिया। पहले हमारा था 6 to 7:30, तो हम लेट हो जाते थे कभी 5-10 मिनट। तो कल से हम रेगुलरली कोशिश करेंगे 7 या 7:05 पर हम लोग ज्वाइन करेंगे। और मैं वेरी औरों गुड, को थैंक भी। यू। और आपका लिंक जो है हमने ग्रुप में शेयर भी कर दिया। एक हमारा कनाडा का ग्रुप भी है सीनियर सिटीजन्स का, उसमें भी मैं आपको इंडियन टाइम देख के ना, मैं वो भी शेयर कर दूंगा। तो हुँ, जितने जितने लोग ज्यादा होंगे उतना ज्यादा अच्छा लगेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। जिनका भला होगा मेरा भला होगा। मैं उनका भला नहीं कर रहा, अपना भला कर रहा हूँ, क्योंकि उनको लाभ होगा तो मेरे को भी फायदा होगा उससे। वेरी गुड, ये तो सीख ही लिया थैंक यू। हमने यहाँ पे। तो एप्रिसिएशन बनता है उसके लिए, राजेश जी के लिए सभी लोग ताली बजाएँगे। वेरी थैंक गुड, यू। थैंक यू सो मच राजेश जी। अभी तो हम दस यस, मिनट में जो हमको 10 मिनट जो सुनते हैं उसमें इतना कुछ ले जाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो जब एंड में आप हमको इतनी ब्लेसिंग्स देते हो ना, कोई नहीं देता किसी को। वो ब्लेसिंग्स को सुनने के लिए ही, क्योंकि वो घटित हो जाती है हमारे जीवन में। तो आप जो ब्लेसिंग्स देते हो वो कोई छोटी सी बात नहीं है, समझने की बात है ये। तो आपका थैंक यू करना है, ग्रेटिट्यूड है। आप इतना करा रहे हो हम लोगों को, तो आपका तो बहुत ही शुक्राना शुक्राना शुक्राना। थैंक यू, थैंक तो यू, थैंक यू। कल से मैं भी हम आपको लौटा रही हूँ। थोड़ा जल्दी से जल्दी ज्वाइन करेंगे, और मोर पीपल विल बी ज्वाइनिंग। थैंक यू, वेरी गुड। थैंक यू। थैंक यू जी। यस, Thank थैंक यू। आज एक और नए व्यक्ति जुड़े हैं हमारे साथ, सैंड्रा जी हैं, सैंड्रा। यस सैंड्रा जी।
यस मैम, गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग। आप फर्स्ट टाइम जुड़े हैं शायद आज। जी, कैसा लगा आज का सेशन? बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही उम्दा लगा। यस। और इसमें से कुछ चीज मैं ऑलरेडी फॉलो करती भी हूँ और मैंने देखा है। एक छोटा सा एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी मैम। यस। एक गलतफहमी के कारण मेरे दोस्त एक थी, और उसकी गलतफहमी उसको बचाने के लिए मैंने कुछ किया था, जिसके कारण सब कुछ मुझ पे आ गया था। और मेरे एक हेड मतलब टोटली मेरे अगेंस्ट थी, टोटली हमेशा बुरा ही बोलती थी। पर मैं उनको बहुत चाहती थी, क्योंकि वो जिस तरह से बात करते मुझे पसंद है। पर उनको गलतफहमी हो गई थी। मैं एक दोस्त को बचाने चाहती थी, इसलिए मैं थोड़े दिन शांत थी। तो बोलते तुझसे एक्सपेक्ट नहीं किया कि तू भी अपना मुंह नहीं खोलेगी। मैं बोला मैं एक वक्त के लिए रुकी थी, क्योंकि मेरे दोस्त ने कहा था। वो वक्त आते ही हम लोग बताने वाले थे, पर उससे पहले आपको पता चला। तो वो हमेशा बुरा बोलते थे, और मैं ये फॉलो करती थी। तो मैंने प्रेयर शुरू कर दिया, मैंने बोलना शुरू कर दिया, अरे ये व्यक्ति तो हमेशा मेरी तारीफ करते, हमेशा अच्छा ही बोलते, शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू लॉर्ड। मैं रोज यही फॉलो। ये 3 दिन हुआ, मैंने एक बुक पढ़ी थी और उसमें देखा था, और 3 डेज हुआ। तो मुझे लगा था 1 हफ्ता 2 हफ्ता जाएगा, और मुझे एक जन आके बोला, अरे ये व्यक्ति तेरी तारीफ कर रहे हैं। मैं बोला शायद ये कुछ गलती से बोला रहेगा वो नाम। फिर वो दूसरा एक व्यक्ति आया, वो भी मेरे को वही बोला। ऐसे करते करते चौथे दिन मेरे को एक व्यक्ति पे दिलो जान से उस पे मेरे को विश्वास है, वो भी आके बोलने, बोलते क्या जादू किया रे, ये व्यक्ति सिर्फ तेरी ही तारीफ करते। तब मैं बोला सब लोग आके क्यों बोल रहे कि ये ऐसा कुछ हुआ था, और वो जो मेरी अगेंस्ट थी वो इतनी तारीफ करने लगी। मैंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। तब मैंने देखा कि किस तरह से लाइफ चेंज होती। वो जादू बुक तो नहीं पढ़ी थी आपने? द मैजिक। या मैंने द पावर, द हीरो, द मैजिक, सीक्रेट, वो पूरी सीक्रेट सीरीज है मूवी भी उसकी। देखी। शक्ति है, हीरो है। यस मैम, कब से आपका ये ज्वाइन करने चाहती थी, लेकिन मेरा कॉलेज सुबह रहता है 6:30 को। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग उधर पहुंचते, तो ट्रैवलिंग पीरियड और फिर लेक्चर शुरू। अभी वेकेशन पीरियड था, पर इसमें मैं अपने ही कामों में बिजी थी। आज मैंने सुबह, और जब भी मैं लिंक देखती हूँ मैं बोलते अरे मैंने मिस कर दिया। आज मैंने सोचा लेट ही सही, मैं जरा देखती हूँ शुरू है क्या, एंड आई गॉट दिस। तो 12 जून तक हूँ। हाँ, तो मैं जरूर आऊंगी मैम। इट्स वेरी नाइस, रिकॉर्डिंग देख इट्स लेना। रियली आप ग्रुप में गुड। हो? मिरेकल मॉर्निंग ग्रुप में हैं आप? हाँ, मिरेकल मॉर्निंग ग्रुप में हूँ। हाँ, तो वहां पे रिकॉर्डिंग तो रोज ही आ जाती है, यूट्यूब पे चला जाता है वीडियो। तो रिकॉर्डिंग देख लो आप जब आपका कन्वीनियंट टाइम जी, हो। जब मैंने आपकी कुछ तो भी कॉलेज देखे मैम लाइव अपने सेशन दूसरे का अपना लोकेशन मजा है। में। लाइव सेशन का अपना मजा है। तो जब यस तक मैम, वैकेशन है उसका मजा लेते रहें। जब आपकी यस मैम, कॉलेज वापस स्टार्ट हो जाए तो फिर रिकॉर्डिंग देख लीजिए। यस मैम। मैम राइट। थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर डूइंग दिस वंडरफुल जॉब, बहुत ही अच्छा लगा। आप एक एक लाइन पढ़ के उसके साथ साथ एक बुक भी हो जाएगा। आई लव रीडिंग बुक्स, और बहुत ही अच्छा। और काफी फर्क पड़ा जिंदगी में। कुछ नेगेटिव सिचुएशन में थी, वहां से बाहर आई, या कुछ दोस्तों का तो मैं बहुत फॉलो करती हूँ। जर्नल लिखना, या पॉजिटिव बोलना, मॉर्निंग में 10 थिंग्स आई एम ग्रेटफुल फॉर, वहां से शुरुआत होती है। तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब जिंदगी में काफी बेहतरीन फर्क देखा भी है मैंने, कि किस तरह से वेरी मतलब इतना इजीली कभी कभी चीजें मिली। मतलब एक दिन तो मैंने 4 दिन भी नहीं हुए थे, और एक लैपटॉप अट्रैक्ट किया। मैं बोला ये मैं खरीदूं क्यों, क्यों मेरा अपना कोई मुझे दे नहीं सकता। क्योंकि मुझे एक जन ने ऑफर किया कि चलो मैं आपकी मदद करती हूँ, आपका पता। बोले इससे मैं क्यों लूं जिससे को मैं नहीं जानती। तो भगवान मैं लेना तो चाहूंगी, लेकिन कोई मेरा अपना। एंड आई जस्ट प्रेड, और मैं वो भूल गई प्रे करके। और हाँ। एक रीजन के कारण मुझे कॉल आया एक रिलेटिव का, और उन्होंने मुझे जस्ट पूछा हालचाल क्या हो रहा है, तुम्हारा काम बढ़ रहा है कि नहीं। मैं बोला नहीं, थोड़ा रुका है क्योंकि लैपटॉप नहीं है, और मोबाइल वो तो मैंने कल ही खरीद लिया। तो बोलते अरे लैपटॉप तो क्यों खरीदोगी, मेरे बेटे दोनों अमेरिका में, मेरे पास 4 लैपटॉप पड़े। और दूसरा ही दिन वहां से मेरे को लैपटॉप आ गया। आई वाज सरप्राइज। तब मुझे कुछ याद आया कि 4 दिन पहले मैं इसको प्रेयर करके भूल गई थी। तो कभी हाँ। कभी इतनी जल्दी वो हो जाता है ना, कि इवन मेरा विश्वास नहीं कि 4 दिन के अंदर। और कभी कभी हम लोग एक चीज के पीछे तो बढ़ते हैं, और वो वेरी चीज गुड। आगे ही जा रही है। तो कुछ भी वो ये एक क्षण में भी वो मैनिफेस्ट हो सकता है, क्योंकि समय जो है वो यस, कॉन्शियस माइंड के परसेप्शन है। सबकॉन्शियस के यस, लिए तो समय वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नहीं कर, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा नॉलेज है। और ये जितने जन को जाएगा वो अपने जिंदगी में काफी पॉजिटिव बदलाव, एक मतलब पॉजिटिव चीज। बहुत अच्छा मैम, क्योंकि मेरे एक ग्रुप में ऐसा हुआ है, मतलब
नेगेटिव सुनते सुनते मैंने क्या सोचा, कुछ तो रहेगा उन लोग में, वो लोग क्यों बोल रहे हैं एक व्यक्ति का इतना। तो मैं हम्म, बैठ के पहले समझने लगी, बिना जज किए पहले जज कर रही थी कि इतना क्यों नेगेटिव बोल रहे हैं। फिर पता चला कि उनको कुछ तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जिसके कारण वो बोलते हैं। तो मैं बोला चलो, मैं बोला जाने दो, लेकिन वो जिसके लिए बोल रहे हैं ना, वो व्यक्ति का सिचुएशन अच्छा नहीं, तो आप लोग नेगेटिव बोलना छोड़ दो। तो बोलते बोल नहीं रहे, लेकिन ऐसा ऐसा हुआ, तो मैं लोग होने दो। अभी उसी को फॉलो करते करते जब आगे गए, तो उधर में रोज प्रे करने लगी एक दूसरे के लिए। किसी का कुछ काम है, रुका तो हो, पुनः पुनः प्रेयर भी आई डू। तो उसके लिए मैं मतलब अपने लिए करती थी, और काफी मैंने उसका मतलब 99% मुझे उसकी एक्यूरेसी मिली है, वो वाह, प्रेयर की। अमेजिंग अमेजिंग। मुझे थैंक इतना यू। मतलब दोस्तों ने भी बताया, किसी का एनिमी 6 मंथ से दोस्त बात नहीं कर रही, बोलते मेरे लिए वो दोस्त बहुत कीमती है, वो मुझसे बात ही नहीं कर रही। मैं बोला मैं वो पोनो पोनो कर, बोलते मुझे नहीं जमता है। तो मैंने दोनों का नाम लेके किया, और उसके ही नेक्स्ट डे वो व्यक्ति उधर सामने आते हाय कर रहे, ये देख रही किसको बात कर रही, क्योंकि 6 महीने से वो चेहरे पे भी नहीं देख रही थी। दैट पर्सन इज इन मॉरिशियस। तो ऐसे सब बात हुआ, और बहुत कुछ मैंने उसमें देखा। और वहां से मैंने अभी अपने कॉलेज में शुरू किया। अभी वो लोग हमेशा बोलते कि वाई यू आर सो पॉजिटिव, हम लोग को भी वैसे ही रहना है, तो हम लोग ने वहां भी शुरू कर दिए। एंड वेरी पॉजिटिविटी गुड, अट्रैक्ट वेरी गुड। पॉजिटिविटी, कैरी मैम ऑन, बहुत ये अच्छा सारी लगा। चीजें करते रहे सेंड्रा जी। थैंक यस यू। मैम। थैंक यू और सो मैम मच आपके फॉर योर सेशन से वंडरफुल बहुत कुछ शेयरिंग। सीख के, मैंने आपका ये भी यूट्यूब भी ये करके रखा है, सब्सक्राइब वगैरह हाँ, करके। सब्सक्राइब मैं करके रखो हमेशा सभी। जाके वो देखूंगी पिछले। एंड वेन एवर पॉसिबल आई विल बी देयर। मैम कभी शाम को सेशन नहीं होते? नहीं, शाम को नहीं होता है, क्योंकि शाम को मेरे जी। पेड सेशंस होते हैं, और मेरे मेंटोर्स के लेक्चर्स भी होते हैं जो मुझे अटेंड करने होते हैं। ओके। दोनों ही रहता है रात को, तो रात को मैं फ्री नहीं होती हूँ ओके पूरा मैम। वीक। सैटरडे संडे तो एनीवेज मैम, बिल्कुल आई भी एम नहीं। फ्रॉम ड्रीम सिटी मुंबई। आप कहाँ से हो? मैं सूरत गुजरात से हूँ। वाह ग्रेट। कभी एक दिन मुलाकात जरूर होगी। जरूर करेंगे। प्लान आपने कर यूनिवर्स में सकते हैं। डाला है तो वो हो जाएगा। यस मैम। बहुत अच्छा लगा ठीक। मैम, थैंक यू, शुक्रिया थैंक दिल यू। से। थैंक यू, थैंक यू, थैंक दिल यू। से आपका शुक्रिया, मैं भी शुक्रिया करती हूँ आपका। थैंक यू, थैंक यू। यस हमीदा जी, बताएं। यस मैम। आज की जो लेसन्स थी बहुत ही मजेदार थी, क्योंकि हर का जिंदगी, हर इंसान का जिंदगी से जो आपका आज लेसन की, आइडर पति पत्नी हो, स्टाफ हो, या कोई फ्रेंड सर्कल हो, सभी का जिंदगी में ये आपका लेसन का साथ जुड़ी हुई नेगेटिविटी पॉजिटिविटी हुआ होगा। और हम लोग एज ए हाउसवाइफ हो, वर्किंग हो, हम लोग आजमा के देखे भी है कि परिस्थिति हम्म। कैसा होता है। जो सीख लर्निंग यही मिला कि जो भी नेगेटिव थॉट हमारी उनके लिए आता है या उनका ऊपर गुस्सा आता है, तो इस लर्निंग से यही मिला कि वो हम पॉजिटिव थॉट उनका बारे में सोचे, कि उनको ग्रेटिट्यूड करें। कहीं ना कहीं किसी ना किसी दिन हमारी लिए वो कुछ भी अच्छा काम किया होगा, उस सोच थॉट लेते हुए उनको हम हम्म। ब्लेसिंग करना चाहिए। और उनका ऊपर जो नेगेटिव हमारी गुस्सा मन में आता है वो अपने आप मिट जाएगा। और हमें हम्म। गुस्सेदार लोग, नापसंद लोग को हमेशा ब्लेसिंग ही करना चाहिए। वो ब्लेसिंग हमारे पास आता है और हमारी माइंड भी क्लियर हो जाता है। तो बहुत ही अच्छा लर्निंग रहा। और हम लोग जो मैरिड पीपुल है, सब लोगों को इसको एक्सपीरियंस बहुत अच्छी तरह से हुए होंगे, घर में हम्म। पति पत्नी और सास ससुर के बीच में रहते हुए। तो हाँ। आई हैव आल्सो वेरी गुड एक्सपीरियंस इन दैट कनेक्शंस। तो थैंक यू वेरी मच, वेरी ग्रेट लर्निंग। थैंक यू मैम। यस, इसीलिए मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल ही देती हूँ, ताकि आप लोग कनेक्ट कर पाओ उससे, राइट। यस तो मैम। ज्यादातर हमें दूसरों की बातों का बुरा नहीं लगता, हमें बुरा किन की हाँ। बातों का लगता है? हमारे परिवारजनों की बातों का बुरा लगता है, अपने खास दोस्त है उसकी बात का बुरा लगता है। ये और ये सोनी। मैंने आजमा के देखे भी थे। आपका जो आज कहना था उसी हिसाब से सचमुच पॉजिटिव हो जाता है रियल में। यस, गुस्सेदार लोग भी शांत हो जाता है, मैंने देखा, और सही तारीफ है। करने लग जाता है। यस, मैंने तो खुद एक्सपेरिमेंट करके देखा है मेरी लाइफ में। हाँ। मैं और बता रही एक हूँ, मैंने ये, पहले एक्सपेरिमेंट करके देखा है, तभी हाँ इतना कॉन्फिडेंट आपको बता पा रही हूँ, क्योंकि वो हाँ। रिजल्ट मैंने लिए हैं मेरी लाइफ में। और इसका सर मैम एक बैड एग्जांपल मैं कहना चाहती हूँ। जो रास्ता में डॉग बार्किंग करता है,
तो उसको हम अगर प्यार से उसको कुछ देते हैं तो वो खुद शांत हो जाता है। तो इस ह्यूमन रिलेशंस भी सेम ही है। कोई हमको ताना वाना दे रहा है तो उसको ऊपर आप खुद ब्लेसिंग देंगे तो अपने आप सुधर जाएंगे सब। हाँ बिल्कुल। तो कल का सेशन जो था उसमें यही कहा था ना कि आप जज कैसे करते हो, उनको लेकर बिलीफ क्या पड़ी हुई है। तो कुत्तों को लेकर बिलीफ, नेगेटिव बिलीफ पड़ी हुई है, तो फिर कुत्ता आपके पीछे भागेगा काटने को। और वो राइट। कुत्ता सबके पीछे नहीं दौड़ता है, वो आपके पीछे क्यों दौड़ा, काटने को आपके लिए। मेरे पास उसका उल्टा होता है। क्योंकि मैं हमेशा जब भी प्रार्थना करती हूँ तो संसार के सभी जीव जंतु प्राणियों के लिए भी मैं रेकी देती हूँ। तो मैं कहीं जाती हूँ ना, तो स्ट्रीट डॉग्स, जो मैं पहली बार, स्ट्रीट डॉग तो कितना बार्क करते हैं अनजान व्यक्ति को देखकर, उसकी जगह पे उल्टा होता है। मैं जाती हूँ तो आके पूछ पूछ हिलाते हुए मुझसे, मतलब अच्छे से, वो पॉजिटिव माइंड, वो उनकी बिहेवियर होती है कुत्तों की मेरे लिए। क्यों? क्योंकि मैं हर बार उन सभी के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, उनके कल्याण की, उनके स्वास्थ्य की कामना करती। इसीलिए ब्लेसिंग्स ही देते रहना है। जितना ज्यादा ब्लेसिंग्स दोगे वो लौट के आएगा आपके जीवन में। राइट। तो आज के सेशन में हमने ऑलरेडी सीखा, तो जो हम दूसरों को देते हैं वो दरअसल हम खुद को दे रहे हैं। तो हर लेक्चर, हर सेशन के एंड में जो मैं ब्लेसिंग्स आप लोगों को देती हूँ, वो दरअसल ब्लेसिंग में मुझे खुद को ही दे रही हूँ, क्योंकि मेरे से ही रेडिएट होके जा रहा है ना आप लोगों के प्रति। तो एक इंग्लिश में कहावत है, जो आपको चाहिए ना वो आप बन जाओ। प्यार चाहिए ना तो आप खुद प्रेम पूर्ण बन जाओ। अगर रिस्पेक्ट चाहिए तो खुद पहले खुद की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दो। इनसाइड आउट होता है सारी चीजें। राइट। तो थैंक यू सो मच हमीदा जी फॉर योर वंडरफुल शेयरिंग। यस गोपाल जी, आप बताएं। Yes. Happy morning, good morning, हैप्पी everyone. मॉर्निंग। तो आज का लेसन, आज का क्या, सारे ही लेसन बड़े यूजफुल और अच्छा मैसेज देने वाले हैं। तो यू डू गुड फॉर द सोसाइटी एंड यूनिवर्स विल डू गुड फॉर यू। तो नॉर्मली क्या होता है कि जो कॉर्पोरेट्स में प्रमोशंस होती हैं या व्हेन यू गो अप द लैडर, तो वहां पे पोजीशंस कम होती हैं और कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो लोग क्या सोचते हैं कि यार मैं इसको कुछ मैं ऐसा करूं पॉजिटिव कि इसका नेगेटिव भी मेरे पॉजिटिव में ऐड हो जाए। तो कई बार वो सांप सीढ़ी के गेम की तरह हो जाता है कि वो 99 पे पहुंच के वो सांप उसको टक करता है, वो फिर नीचे आ जाता है। यस, और दूसरा इमोशन जो हो जाता है। पीछे से आ रहा होता है धीरे 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 धीरे, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, वो अचानक वो सीढ़ी चढ़ के ऊपर तक आ जाता है और वो उस पोजीशन को पा लेता है। तो आज का सेशन भी कुछ इसी तरह का है कि आप पॉजिटिव करते रहो। वो एक भजन भी है ना, प्रेम की गंगा बहाते रहो। है, यस, इसके पहले वाली लाइन मेरे को ध्यान नहीं आ रही। ज्योत ज्योति से ज्योत ज्योति जगाते जगाते चलो। रहो, प्रेम की गंगा बहाते रहो। आप लोग भी तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को जुड़ते रहो। यस, तो हेल्प पीपल, लव पीपल और दूसरों के साथ पॉजिटिव रहो तो आपके साथ भी वैसा ही होगा। और इसके बिल्कुल। विपरीत अगर रहोगे तो वो भी आपको ही मिलेगा। सो वट एवर यू सो शैल यू रीप। तो कई यस, सारी पॉजिटिव चीजें हैं जो लेने वाली हैं इस लेसन से, और वो अगर लेते हैं तो आपकी लाइफ अच्छी होती है। दैट्स ऑल, यस। थैंक यू। तो दुश्मनी को खत्म करने के लिए दुश्मन को नहीं मारना है। उस दुश्मन के उस दुश्मन व्यक्ति के अंदर जो दुश्मनी का भाव है, जिस दिन वो भाव खत्म हो गया तो दुश्मनी तो अपने आप खत्म हो ही जाएगी ना। यस, उसके लिए उसके फिजिकल बॉडी को मारने की जरूरत नहीं है। उसके परसेप्शन को, उसके भाव को चेंज करने की जरूरत है। और उसकी शुरुआत होगी हमसे, पहले हम खुद बदले उसके प्रति। राइट। थैंक यू सो मच ठीक है, गोपाल जी शुक्रिया। फॉर योर शेयरिंग। अब थैंक यू। बताए रेणुका जी, सबने कह दिया, अब आप बताओ। हैप्पी मॉर्निंग। एक्चुअली सब मुझसे बड़े ना, तो सब पहले कहें और फिर सब कह देते तो सारी बातें आ जाती है, तो फिर मैं सोचती हूँ बस, मतलब मुझे सीखने मिल जाता है। फिर जो मैंने कहा कुछ बचता है तो फिर मैं बोलूँ।
बताओ आज आप, के सेशन में मैंने आपके ये भी। सीखा मैम कि हमेशा हम्म हमें ना प्रेम और सद्भाव में रहना चाहिए। हम्म कि मतलब अगर सामने वाला ऐसा कर रहा है तो हमें उसके प्रति एम्पैथी होनी चाहिए कि भाई वो ऐसा क्यों हम्म कर रहा है। तो हम्म कई बार जैसे अपन ने बताया वो युवती वाला जो इंसिडेंट था, उसने जब उसकी हम्म विकलांग वो रॉड लगी हुई बेटी को देखा तो उसकी भावना एकदम बदल गई। तो हम्म कई बार हम बस जजमेंटल हो जाते हैं, जो हमें दिख रहा है हम्म, वो सिक्के का दूसरा हम्म, पहलू हम नहीं देखते। नहीं देख पाते, तो सही कहा। हाँ, तो जैसे उसने वो जब सिक्के का दूसरा पहलू देखा तो उसका बिल्कुल ही मन बदल गया। वो जिस युवक को पसंद करती थी वो भी एकदम मतलब उस चीज ने भी उसको इफेक्ट नहीं किया। उस युवती के हम्म प्रति उसको इतनी मतलब वो सहानुभूति हो गई। तो कई हम्म बार हम जो देखते हैं चीजें वैसी होती नहीं है, तो हमें एक बार को सेकंड थॉट लेना चाहिए। जैसे कोई ऐसा कर रहा है तो क्यों कर रहा है, वो ऐसा है तो इस कंडीशन में क्यों है, हम्म हो सकता है उसकी परिस्थिति कैसी है। फिर हम अगर उसके लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो वाइब्स, जैसे वही व्हाइट बॉल फेंकेंगे तो व्हाइट ही आएगी। बिल्कुल। तो वो चीज चलिए, एक हमें और, ध्यान रखना। हाँ, एक और मुझे ऊपर से मैसेज आ रहे हैं, डिवाइन मैसेज, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। हम लोग जब भी फीडबैक शेयर करते हैं ना, तो ये करना चाहिए, होना चाहिए, चाहिए 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 बोलते हैं। चाहिए नहीं, मैं ये करूंगा, ये करूंगी, ऐसा बोलो। जब हम चाहिए बोलते हैं तो सबकॉन्शियस को मैसेज किया जाता है, पता है, ये मुझे नहीं करना है, किसी दूसरे को करना है। मैंने अक्रेशिया वाला एक वीडियो शेयर किया था कुछ टाइम पहले ग्रुप में, आज फिर से शेयर कर दूंगी। सेंड कर जब दीजिएगा हम मैम, लोग शायद चाहिए ध्यान। बोलते हैं ना, चाहिए, ये करना चाहिए, सुबह में जल्दी उठना चाहिए, हेल्दी हेल्दी डाइट को फॉलो करना चाहिए, तो सबकॉन्शियस को क्या लगता है, वो चाहिए मतलब किसी और को करना चाहिए, मुझे नहीं। अब समझ में आ गया कि मॉर्निंग में रोज रोज अलार्म डाल के सोते हो कि कल सुबह में उठकर एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा। जैसे ही अलार्म बजता है, नहीं आज नहीं कल जाता हूँ, ऐसा सोच के अलार्म बंद करके सो जाते हो। फिर जब उठते हो तो उठ के रिग्रेट करते हो कि आज भी मैं उठ नहीं पाया, मुझे उठना चाहिए था। तो उठना चाहिए था नहीं, मैं उठूंगा। तो शब्दों का चुनाव जो है, उसकी बहुत बड़ी फ्रीक्वेंसी होती है, राइट। तो सबके साथ प्रेम से रहना चाहिए। तो किसको रहना चाहिए, मुझे। तो मैं आज का मेरा लर्निंग ये है कि मैं आज के बाद सबके साथ प्रेम और सद्भाव से रहूंगी। मेरे जीवन में जो भी ऐसे लोग हैं जिसके प्रति मेरे मन में कटुता भरी है, या फिर उनके मन में मेरे लिए कटुता भरी है, हमें पता है, राइट, सोल लेवल पर भी नो, तो फिर भी मैं उनके प्रति सद्भाव और प्रेम रखूंगी, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करूंगी। और वो करके देखना है, सिर्फ लेसन लेकर, नॉलेज लेकर बैठ नहीं जाना है। नॉलेज इज नॉट पावर आज के जमाने में। 2 क्लिक पे अवेलेबल है दुनिया का सारा नॉलेज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर, राइट। तो आज नॉलेज ले लिया है, इम्प्लीमेंट करेंगे सभी। और आज के बाद अपना बोलने का तरीका इस तरीके से बदलेंगे, चाहिए चाहिए नहीं आना चाहिए, करूंगा, करूंगी। आज के बाद सभी मेरे पास जो नॉलेज ले रहे हैं उसका सभी इम्प्लीमेंट करेंगे। मैं भी मैं कह आज सकती हूँ से आपको, करना सबके चाहिए नहीं साथ कहूंगी, प्रेम और सद्भाव में करेंगे। रहूंगी। वो एक एक सीधा आता है, मतलब मैंने आदेशात्मक लगता है ये, लेकिन आदेशात्मक जब आता है ना, तो सबकॉन्शियस अलर्ट हो जाता है, राइट। मैं वो अक्रेशिया वाला वीडियो आज ग्रुप में फिर से शेयर करने को बोलती हूँ टीम को कि भी शेयर करो, ताकि इतना नॉलेज लेने के बाद भी अगर स्टक हुए पड़े हो, रिश्तों में फिर भी सुधार नहीं आ रहा है, करियर में ग्रोथ नहीं हो रहा है, हेल्थ में सुधार नहीं हो रहा है, जो गोल अचीव करना चाहते हो वहां पर एक लेवल से ऊपर नहीं जा पा रहे हो, बिजनेस का ग्रोथ एक लेवल पर आके अटक गया है, सैलरी नहीं बढ़ रही है, प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो वो क्लैरिटी मिल जाए आप लोगों को, सोचने का तरीका बदलें बस, राइट। क्योंकि मैं सचमुच चाहती हूँ कि आप सबके जीवन में वो ट्रांसफॉर्मेशन आए, आप सबको वो सारी चीजें मिले जो सचमुच आप चाहते हैं, राइट।
तो दोस्तों थैंक यू सो मच। आज तो 9 थैंक यू बज मैम। गए हैं, काफी लंबा चला आज का सेशन। मैम मतलब हमें नजर नहीं नजरिया बदलना है। नजर नहीं नजरिया बदलना है, एग्जैक्टली। नजर और भी तभी बदलेगी। रेणुका जी ने एक स्टेटमेंट किया कि मैं यहाँ सबसे छोटी हूँ, तो रेणुका हम्म, जी सबसे छोटे तो हम हैं। हम्म, 16 एज के बाद मेरी एज ही नहीं बढ़ी, जो बड़ा हो हम्म। एक्सपीरियंस था। आई एम स्टिल यस, ये है नजरिया। 16। वो आपके फेस को देख के लगता है। यस, नहीं, मैं 45 एज की हूँ, फिर मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम स्वीट 16 विद 29 years ऑफ एक्सपीरियंस। आगे का मैं भी सब यही कहती काउंट करती हूँ। थैंक यू थैंक सो यू मच वंस अगेन दोस्तों। मैम। यस, थैंक यू। थैंक यू मैम मैम। ऐसा लगा ही नहीं मैं नई हूँ, मुझे लगा मैं बरसों से आपका सेशन जान रही हूँ और बरसों से इस टीम में। बहुत अच्छा लगा, हाँ, और सबके हम हंसते देखो, खेलते चेहरे देख के भी और अच्छा लगा। यहाँ पर कोई किसी को पहली बार नहीं मिल रहा है, हाँ, पता हमारा भी कोई नहीं है। पास्ट कनेक्शन है। यस आप लोगों ने कुछ कंट्रीब्यूट किया होगा कहीं कभी भी मेरे जीवन में, तभी आप अभी मैं आप लोगों के जीवन में कंट्रीब्यूट कर रही हूँ। कि जो लेन देन है ना अपनी, वो खत्म हो रही है मतलब इस सेशन के ये जो अपनी जो 6-7 लोगों की फैमिली है, धार्मिक कोई एक भी धार्मिक मिसिंग होता है बैलेंस तो चल फिर रहा है लगता यहाँ। है कि होना चाहिए। मैम ऑलवेज मैम वी आर पॉजिटिव गोइंग टू डू पीपल, वंडर, अट्रैक्ट मुझे पॉजिटिव थैंक यू। पीपल। मैम क्या होता है, सब कुछ पता होता है लेकिन हम लोग अप्लाई नहीं करते। अभी हम्म, फिलहाल भी मैं थोड़ा सा मुश्किलों में आ गई, मतलब पेड़ पे आम लगे हैं तो आजू बाजू हम्म, वाले चोरी बहुत कर रहे हैं और मैं हम्म। उसको देख रही, थोड़ा ही आए एक बार कुछ खाने कोई को बात मिले, नहीं, लेकिन प्रकृति तो भेदभाव करती नहीं, और आ जाएंगे, ले जाने दो, जितनी अरे वाह। ज्यादा ले जाएंगे और आ जाएंगे। नहीं तो मैं ना ब्लेसिंग्स दो। अभी वही अप्लाई करूंगी, शुक्रिया कि नहीं, सब शुक्रिया। लोग उसको, हाँ मतलब सामने से देकर भी हम लोग देते हैं, कोई मानता है किसी को ना नहीं बोलते फूल, लेकिन इतना देने के बाद भी और पर कभी कभी हम लोग को पता होता है लेकिन हम लोग उस जगह पे अप्लाई नहीं करते। तो ना आई विल स्टार्ट अप्लाइंग इन एवरी एरिया। वो आपका ये सुबह सुबह का ये जो है ना, ये हम लोग को वापस याद दिलाते हैं कि यस, कभी डी रेल हो गए ट्रैक से, वो हाँ, वापस ट्रैक पे लाके खड़ा वापिस कर गाड़ी को देती पटरी पे है। लेके आना है। यस, एग्जैक्टली। तो तो थैंक यू बहुत अच्छा सैंड्रा जी लगा भाई। फॉर योर ब्यूटीफुल शेयरिंग्स। आप बहुत अच्छे अच्छे इंसाइट्स दे रहे हो, थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, आप सभी का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आपके परिवारजनों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप सभी दोस्तों के सभी रिश्ते मधुर रहें, उसमें और भी सामंजस्य बढ़े, वहां और भी मधुरता बढ़े, और आपके करियर में ग्रोथ हो, आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि का स्खलित प्रवाह निरंतर बहता रहे, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करते हुए इस सेशन को एंड करती हूँ। मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ कल सुबह ठीक 7 बजे। तब तक के लिए फिर एक बार आप सभी दोस्तों का दिल से धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर नाइस ब्लेसिंग्स। सेम टू यू थैंक मैम। यू, थैंक यू।